हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। सुनकर खुश हो गया। कियारा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अपनी क्यूरियोसिटी नील से और नहीं दबाई गई, उसने पूछ ही लिया। पर देखिए, इसका इतना क्लोज फ्रेंड होने के बाद भी मैं यह नहीं जानता था कि यह आपको पहले से जानता है। रेहान से पहले कियारा ने जवाब दिया, जी अभी 2 ही दिन हुए हैं जान पहचान को। इन्होंने मेरी काफी मदद की थी उस दिन। नील ने एक बार फिर हैरानी से रेहान की तरफ देखा कि रेहान जो उसको सारी बातें बताता है, ये बात कैसे छुपा गया। उसने फिर से रेहान के कान में कहा, तू हॉस्टल चल, तेरी हड्डियां तो मैं तोड़ूंगा। अब मुझसे भी बातें छुपाने लगा तू। सही है बेटा, लड़की पहले दोस्ती बाद में। रेहान ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चिल कर, बताऊंगा सब कुछ। उन दोनों को आपस में यूं खुसफुसाते देख कियारा ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आपस में ही बातें करनी है तो मेरे पास क्यों बैठे हो। उसकी बात पर वह दोनों एक साथ हंस दिए। कियारा ने ही बात आगे बढ़ाई, रेहान उस दिन तुमने मेरी इतनी मदद की और बिना कुछ बोले फिर चले भी गए। मेरी तरफ से तुमको एक ट्रीट तो बनती है, बताओ कब फ्री हो। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रीट वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सका। कियारा ने एकदम से कहा, नहीं, ट्रीट तो तुमको लेनी पड़ेगी मुझसे। बस वीकेंड पर मेरा एक फैशन शो कंपटीशन है, वो हो जाए फिर तुम दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट दूंगी। काफी प्रेस्टिजियस कंपटीशन है, अभी इन दिनों मैं उसकी तैयारी में बहुत बिजी हूँ। रेहान ने उसको एडमायरिंग आईज से देखते हुए कहा, और कितने राज छुपा रखे हैं तुमने, ये बताओ। गाना तुम इतना शानदार गाती हो, खूबसूरत तुम हो ही, अब पता चल रहा है कि फैशन डिजाइनर भी हो। एक बार में बता दो भाई, कमजोर दिल है अपना, बार बार के झटके सह नहीं सकेगा। उसकी ऐसी फ्लर्टिंग बातें सुनकर कियारा खिलखिलाकर हंस दी। आसपास खड़े लड़के लड़कियां जलन से मरे जा रहे थे और नील हैरानी से। इतने में ही एक लड़का वहां तेजी से आया और कियारा पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें इनवाइट किया लंच के लिए तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम बिजी हो और अब इस लूजर के साथ बैठी यहाँ लंच कर रही हो। और ना सिर्फ लंच कर रही हो, आगे की पार्टी के भी प्रोग्राम बना रही हो। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह लड़का कंप्लीट गार्बेज है। नील उस लड़के को पहचान नहीं सका। याद करने की कोशिश करने लगा कि कहाँ देखा है उसे। उसकी बकवास से कियारा एकदम बहुत एम्बैरेस से फील करने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़के के रेहान को यूं जलील करने से रेहान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह सालों से आदी था इन बातों का। लोग उसे नीची नज़र से ही देखते थे, वह तो अब भी मुस्कुरा रहा था। कियारा ने ही पलटकर उस लड़के को जवाब दिया, माइंड यूर टंग रोशन। मुझे किसके साथ लंच करना है, किसके साथ पार्टी, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। वह लड़का फिर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पसंद इतनी चीप है। अब तक नील को भी याद आ चुका था कि वह लड़का रोशन है, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट में इसी साल आया है और बहुत एक्सट्रीम रिच भी है। उस लड़के ने कॉलेज में सीधे तीसरे साल में एडमिशन लिया है। नील ने एक बार फिर रेहान से पूछा, तू इसको भी जानता है? ये तो इसी साल आर्ट्स डिपार्टमेंट में आया है, सीधा फाइनल ईयर में एडमिशन लिया है इसने। जाने कहीं से रस्टिकेट होकर आया है या क्या वजह है, पर मैं बता रहा हूँ तुझे, यह अगले 1 मिनट में चुप नहीं हुआ तो मैं मुंह फोड़ दूंगा साले का। रेहान ने नील के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा और फिर रोशन की तरफ देखकर बोला, जब लड़की तेरे से बात नहीं करना चाहती तो तू किस लिए यहाँ पर आकर भौंक रहा है बे? शुक्र कर उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया, आज अपनी ऐसी तैसी करवा कर ही मानेगा क्या? आसपास खड़े लोगों को तो जैसे शौक ही लग गया रेहान का एटीट्यूड देखकर। जिस तरह से रेहान आजकल पेश आने लगा था, उसको जानने वालों के लिए उसका ये बदला हुआ रूप किसी सदमे से कम नहीं था। पर इस वक्त तो वह जिसके आगे बोल रहा था वो सिर्फ कोई रईस कॉलेज स्टूडेंट नहीं था। उसका बैकग्राउंड पीछे से बहुत सॉलिड था और रेहान उससे पंगा ले रहा था, वह भी खुलेआम चैलेंज करके। रेहान की बात सुनकर रोशन गुस्से में दहाड़ा, ओ हीरो की औलाद, उस दिन तूने नहीं, मैंने तुझे छोड़ दिया था। पता चला है कि तू तो साला भिखारी की औलाद है। जेब में तेरे कौड़ी नहीं है और लड़की तेरे को राजकुमारी चाहिए। तेरी औकात भी है इस लड़की के साथ बैठकर लंच करने की। आसपास लड़के लड़कियों की आवाजें भी तेज होने लगी। पीछे से कोई लड़का बोला, अरे ये रोशन पॉलिटिकल फैमिली से है, इसके बाप के पास गुंडों की पूरी फौज है, जितने रिच है उतने ही पावरफुल भी हैं। ये लोग रातों रात बंदे को काट देते हैं और लाश भी नहीं मिलती। रेहान ने आज गलत पंगा ले लिया, रोशन इसको छोड़ेगा नहीं। ये सब बातें सुनकर नील एकदम परेशान हो गया, पर रेहान के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। जब उसे अपने फॉर्चून के बारे में नहीं पता था शायद तब वह परेशान हो भी सकता था, पर अब वह भी जानता था कि वह खुद कितना पावरफुल है। और रोशन जैसे सो कॉल्ड पावरफुल फैमिली वाले भी उसके अरबों रुपयों के आगे कुछ नहीं है।
रोशन फिर बोला, सुना है तेरे पास रातों रात कहीं से बहुत माल हाथ लग गया, कहीं डाका डालकर आया है क्या चिलगोजे? बहुत हवा में उड़ने लगा है, तेरा आज नक्शा ढीला नहीं किया ना तो साला मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। रेहान ने भी रोशन को उसी की टोन में जवाब दिया, मुझे तो यकीन है कि तू वाकई अपने बाप की औलाद नहीं है। रेहान के ऐसे जवाब पर रोशन तिलमिलाकर आगे बढ़ा और रेहान के चेहरे पर एक घूंसा मारने की कोशिश की, जिसे रेहान ने लास्ट सेकंड में सिर साइड हटाकर बचा लिया। रिफ्लेक्स एक्शन में रेहान ने तेजी से टेबल पर रखा सूप बोले उठाया और रोशन के सिर पर पलट दिया। सूप गर्म था। रोशन गुस्से में पागल हाथी की तरह चिंघाड़ा। कैंटीन में हड़कंप मच गया। पीछे से फिर एक लड़के ने कहा, रेहान ने आज ये क्या किया? अब रेहान जिंदा नहीं बचेगा, ये रोशन किसी हाल इसे नहीं छोड़ेगा। रोशन ने चीखते हुए कहा, आज नहीं छोड़ूंगा साले तुझे, जान से मार दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत साले भिखारी, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वह दोबारा रेहान की तरफ बढ़ा और साथ ही उसके चमचे भी, जो कोई गिनती में 5 थे। जैसे ही उसके चमचे लपके वैसे ही नील भी एक्शन में आ गया। उसने भी हथियार की तरह चाय हाथ में उठा ली और चीखा, आओ पिल्लों, देखूं किसमें कितना दम है। इतने में रेहान ने भी टेबल पर रखी कांच की प्लेट उठाए और टेबल के कोने पर देकर मारी। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक बड़ा सा तिकोना टुकड़ा रेहान ने हाथ में पकड़कर रोशन को ललकारा, रुक क्यों गया, आ आगे, दम है तो। वहां पर मौजूद सभी भौचक के रह गए रेहान में इतनी हिम्मत देखकर कि वह रोशन जैसे क्रिमिनल को चैलेंज कर रहा है। कियारा ये सब देखकर कांप रही थी। फर्श और टेबल पर प्लेट के टुकड़े फैले थे। रेहान के हाथ से भी खून बह रहा था। दरअसल जब उसने प्लेट तोड़ी तब एक टुकड़ा उसके अपने हाथ में भी घुस गया था। लड़ाई आगे बढ़ती, इतने ही एक तेज हलचल हुई। कोई चिल्लाया, अरे प्रिंसिपल सर यही आ रहे हैं। रोशन के दोस्त उसे जल्दी से बोले, रोशन अभी चल यहाँ से, दोबारा रेस्टिकेट नहीं होना यार, इसको बाद में देखते हैं, अभी निकल बस। रोशन की आंखों में सूख जाने से उसको भी जलन हो रही थी। उसने जाते जाते रेहान को चैलेंज दिया, यह मत सोचियो कि तू बच गया, मैं आऊंगा फिर से और अब की बार तू जान से गया ये समझ ले। रेहान ने भी उतनी ही डेयरिंग के साथ उसको जवाब दिया, जब तेरे में गट्स हो आ जाओ, देखते हैं कौन किससे बचता है। पूरा कैंटीन ये सब देखकर सन रह गया था। लड़के लड़कियां जो रोशन का बैकग्राउंड जानते थे उनको रेहान पर तरस आ रहा था। सबको लग रहा था कि अब रोशन रेहान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जो लोग रेहान को पहले से जानते थे वह इस बात पर हैरान थे कि रेहान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। रेहान में स्टैंड लेने का एटीट्यूड जरूर इतना पैसा आने की वजह से आया था, पर वह पीछे से जिस फैमिली का था उसका ब्लड फियरलेस था। डरना तो उसके खून में था ही नहीं और अब तो उसके पास पैसे की पावर भी थी। उसने सोच लिया था कि वह अब किसी की धौंस नहीं सहेगा और गलत बात पर तो बिल्कुल भी नहीं। कियारा रोशन के जाते ही भागती हुई रेहान के पास आए और रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इतनी चोट तुमको मेरी वजह से लगी है। कहते हुए उसने रेहान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रेहान के हाथ से बुरी तरह खून निकल रहा था। उस प्लेट का बहुत बड़ा टुकड़ा उसकी कलाई में घुसा था। खून रोकने के लिए कियारा ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और कस के रेहान की हाथ पर बांधा, पर खून अब भी नहीं रुक रहा था। नील ने रेहान को बोला, चल तू फटाफट मेडिकल रूम चल पहले, मुझे लगता है यहाँ टांके आएंगे। साले तू जोश में खुद ही क्या कर बैठा है, क्या जरूरत थी इस तरह प्लेट तोड़ने की? नील ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। नील और कियारा रेहान को कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गए। डॉक्टर ने हाथ एग्जामिन किया और बताया कि टांके लगाने की नौबत नहीं आएगी, पर कुछ दिन तक हाथ पर पानी नहीं डालना और हाथ बैंडेज में ही रहेगा। कट काफी बड़ा था और खून काफी जा चुका था। डॉक्टर ने हाथ को बांधकर उसके गले में एक स्लिंग की तरह टांग दिया। कियारा बहुत शर्मिंदा और रोना सा महसूस कर रही थी कि उसकी वजह से रेहान को इतनी चोट आई है। मेडिकल रूम से बाहर निकले तो रेहान का फोन बज रहा था। रेहान ने बाहर आकर देखा तो चौहान अंकल का फोन था। उसने उन दोनों को 1 मिनट रुकने को कहा और साइड जाकर फोन लिया। उधर से चौहान अंकल की घबराई हुई आवाज आई, तुम्हारी कॉलेज में कोई फाइट हुई है? रेहान ने जवाब दिया, कोई खास बात नहीं अंकल, ऐसी छोटी मोटी फाइट तो कॉलेज में होती रहती है। चौहान अंकल गुस्से में बोले, छोटी मोटी फाइट में खून निकलता है क्या? मुझे अभी पता चला सब, चोट गहरी है न। उनकी इतनी फिक्र देखकर रेहान ने उन्हें कहा, अंकल आप इतना परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चौहान अंकल ने फिर पूछा, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे? रेहान ने जवाब दिया, अंकल उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वह कॉलेज कैंपस में एंटर नहीं करेंगे। मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूँ, नहीं चाहता कि लोग मेरा बैकग्राउंड जाने। चौहान अंकल और भी गुस्से में आ गए, कॉलेज के बाहर रहने का क्या मतलब है? अगर कॉलेज के अंदर तुम्हारे साथ यह सब हो सकता है तो उनको हर हाल में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करनी चाहिए थी। मैं अभी इन सब निकम्मों को फायर करता हूं और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए नए गार्ड भेजता हूं।
और अब से तुम उनके काम में टांग नहीं अड़ाओगे। वह लोग ऑन ऑफ कैंपस हर समय अब से तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम इस बात की फिक्र मत करो कि किसी को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। वह तुमसे दूर रहेंगे और जब तक जरूरी नहीं होगा सामने नहीं आएंगे। चौहान अंकल हाइपर होकर लगातार बोले जा रहे थे। रेहान ने गहरी सांस ली। वह समझ गया इस समय उनसे कोई भी बहस करना बिल्कुल बेकार है। उसका इतना ब्लड जा चुका था कि वह खुद भी डिजी फील कर रहा था। उसने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनको कहा, ठीक है अंकल, आपको जैसा ठीक लगे कीजिए। रेहान अब बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा था। रेहान ने नील को कहा कि वह कियारा को उसके हॉस्टल छोड़ आए, पर कियारा ने इनकार किया। नील को तुम्हारे साथ जाना चाहिए, अपनी हालत देखो, तुम हॉस्टल तक अकेले कैसे जाओगे? पर रेहान नहीं माना। रोशन के फियास्को के बाद वह कियारा को इस तरह अकेले नहीं जाने दे सकता था, पर नील को रेहान की ज्यादा फिक्र थी। इस हाल में रेहान के अकेले जाने की बात वह भी नहीं माना। उसने जोर दिया कि वह तीनों पहले उनके हॉस्टल चलेंगे और रेहान को रूम में छोड़कर नील उसके बाद कियारा को उसके हॉस्टल छोड़ आएगा। रेहान समझ गया कि नील मानेगा नहीं। उसके बाद वह तीनों एक साथ निकले। रेहान को हॉस्टल छोड़कर नील कियारा को छोड़ने निकल गया। हॉस्टल के कमरे में पहुंचते ही थकान, कमजोरी और दवाइयों के असर से रेहान को फौरन ही नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था। रेहान ने अपने फोन में समय देखा। रात के 9 बजे बज रहे थे। वह काफी देर सोया रह गया। रेहान हैरान हुआ कि इतनी देर हो गई, नील अभी तक कैसे नहीं लौटा। उसने नील को फोन किया। नील का फोन नॉट रीचेबल आया। रेहान को टेंशन होने लगी। वह बुदबुदाया, नील तो बिना बताए कभी भी इस तरह कहीं नहीं जाता, आज क्या बात है? उसका दिल घबराने लगा। इतने में ही उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही उधर से एक भारी आवाज आई, तेरा दोस्त और तेरी लैला दोनों हमारे पास है, अब तू कैसे बचाएगा उन्हें? रेहान कुछ समझता इससे पहले ही सामने वाले ने एक कर्कश हंसी के साथ फोन काट दिया। रेहान सन रह गया। उसने लगातार वापस उसी नंबर पर फोन मिलाया, पर अब वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। रेहान पिंजरे में बंद घायल शेर की तरह कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। वह कभी अपने बाल नोचता, कभी गुस्से में बड़बड़ाता, रोशन, अगर मेरे दोस्त या कियारा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी ऐसी गत बिगाड़ूंगा, तेरी साथ पुश्ते रोएंगे। इस समय उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था कि वह क्या करें। अचानक कुछ सोचकर उसने अलमारी खोली और जितना भी कैश उसके पास रखा था, जो अंकल चौहान ने उसको दिया था, जो तकरीबन लाखों में था, सबका सब अपने कॉलेज बैग में ठूंसने लगा। कॉलेज में हर डिपार्टमेंट के अलग हॉस्टल थे। वह अपने हॉस्टल से निकलकर तेजी से साइंस स्टूडेंट्स के हॉस्टल की तरफ चल दिया। रेहान के साथ चीजें इतनी तेजी से घट रही थी जैसे उसकी लाइफ कोई रोलर कोस्टर राइड हो गई हो। वह कहते हैं ना, जब इंसान के सिर पर पड़ती है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल यही बात रेहान के साथ हो रही थी। कियारा और नील की किडनैपिंग के बाद उसके बिहेवियर थोड़ा बदल गया था, जो इस तरह के बिगड़े हुए हालातों को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी भी था। ऊपर से वह जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही उबल रहा था। उसका दिमाग बहुत तेजी से चीजों को अनफोल्ड कर रहा था और आगे की स्ट्रेटेजी बना रहा था। अपने कॉलेज बैग से किताबें निकालकर उसने लाखों रुपए उसमें ठूंस लिए थे और अब वह साइंस डिपार्टमेंट के हॉस्टल की तरफ तेजी से जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और सर्दी की रात होने की वजह से सन्नाटा भी था। साइंस हॉस्टल में पहुंचकर रेहान तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर गया और एक कमरे के आगे जाकर उसने दरवाजे पर नॉक करने लगा। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने फिर से नॉक किया, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार रेहान ने दरवाजे को जोर से धक्का दे दिया। दरवाजा खुलते ही शराब सिगरेट की बदबू का भभका उसकी नाक में भर गया। कमरे के अंदर अंधेरा था और कमरे में धुआं भरा हुआ था। भभका इतना तेज था कि रेहान एक कदम पीछे हट गया। कुछ पल में रेहान की आंखें उस अंधेरे को चीरकर देखने लगी कि कमरे के कोने में एक लड़का चेयर पर बैठा है और उसके आगे टेबल पर 3-4 लैपटॉप रखे थे। आसपास वायर्स का एक जंगल सा फैला हुआ था। कुछ अलग अलग तरीके के मॉनिटर्स और डिजिटल कीबोर्ड भी रखे थे। उलझे हुए कर्ली बाल वाला वह लड़का बहुत तेजी से उन कीबोर्ड्स पर उंगलियां चला रहा था। मुंह में सिगरेट दबी हुई थी। आसपास बाहर से डिलीवर हुए गए डिब्बों में खाना इस तरह फैला हुआ था जैसे किसी आदमी ने नहीं, जानवर ने खाया हो। ये था आदित्य, कॉलेज का सबसे बड़ा कंप्यूटर जीनियस। किसी भी बड़े से बड़े डिजिटल सिस्टम को हैक करना उसके लिए मिनटों का काम था। वह बहुत कम बोलता था, कमरे के बाहर बहुत कम दिखाई देता था, गिनती की क्लास अटेंड करता था और अपने काम से काम रखता था। पर वह अपने आइसोलेशन से इतना प्यार करता था कि अगर उसमें कोई खलल डाले तो वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं। उसके कानों में ईयरबड्स लगे थे, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि रेहान कमरे में आकर उसके पीछे खड़ा है। रेहान ने रूम में घुसने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखा, तब उसको एहसास हुआ कि कोई कमरे में है। उसने आंख उठाकर अपने मोटे से चश्मे
के पीछे देखा, फिर उसने तेजी से रेहान का हाथ झटका और चिढ़कर बोला, तुम यहाँ अंदर कहाँ घुसे चले आए हो? रेहान ने उसकी टेबल पर रखे कागज पर नील का नंबर लिखा और कहा, मुझे जल्द से जल्द इस नंबर की लोकेशन चाहिए। आदित्य सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोला, भाई मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या जो तू हुक्म देगा और मैं जी सरकार कहकर शुरू हो जाऊंगा? तू देख नहीं रहा मैं अपना काम कर रहा हूँ। रेहान को बहुत अच्छे से पता था कि वह बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म का लड़का है, पर साथ साथ उसने ये भी सुन रखा था कि आदित्य को नए नए गैजेट खरीदने के लिए पैसे की बहुत जरूरत रहती है। ये याद कर रेहान ने आदित्य की टेबल पर 10,000 रुपए रखे और कहा, अब तो करोगे? आदित्य ने हैरानी से रेहान की तरफ देखा और कहा, आजकल तेरी बड़ी चर्चा है कॉलेज में, सुना है तेरे पास कहीं से बड़े नोट शोट आ गए हैं। चक्कर क्या है बॉस? रेहान ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि 10,000 की एक और गड्डी निकालकर टेबल पर रख दी। ये देख आदित्य की आंखें बड़ी हो गई, उसने सीटी मारी और मुस्कुराकर कहा, तू तो बड़ा डेस्परेट लग रहा है यार। रेहान इस बार खींचकर बोला, देख आदित्य, ये बहुत सीरियस मैटर है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तू ये 20,000 पकड़ पर अभी की अभी मुझे ये नंबर ट्रेस करके दे फौरन। आदित्य को भी रेहान के बारे में यही पता था कि वह एक गरीब बैकग्राउंड से है, उसके इस तरह एक झटके में 20,000 टेबल पर रख देने से वह भी बहुत हैरान था, पर वह ये भी समझ गया था कि मामला वाकई सीरियस है। 20,000 आदित्य के लिए भी बड़ी रकम थी। उसने रेहान को कहा, ठीक है, करता हूँ, 10 मिनट दे बस। आदित्य ने उस नंबर पर नजर मारी और फिर बिजली की तेजी से कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां दोबारा चलने लगी। वहीं पास के बेड पर रेहान सिर झुकाकर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बैठ गया था। उसका पैर लगातार एंग्जाइटी और टेंशन से तेजी से हिल रहा था। आदित्य ने एक बार रेहान पर नजर डाली और फिर से अपने काम में लग गया। करीब 8 मिनट बाद आदित्य बोला, हैव अ लुक ब्रो, हो गया तेरा काम। रेहान तेजी से उठकर उसके सिस्टम के पास गया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर शहर का नक्शा था और एक जगह रेड डॉट बीप बीप कर रहा था। आदित्य फिर से बोला, फोन की एग्जैक्ट लोकेशन यही है, पर अब तो बता दे तू ढूंढ किसे रहा है। रेहान ने 2 मिनट ध्यान से देखा कि वह एग्जैक्टली कौन सा एरिया है और आदित्य को थैंक यू बोलकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। रेहान अवेयर था कि अंकल चौहान के भेजे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके आसपास ही होंगे। जरूरत पड़ने पर वह खुद ही सिचुएशन संभालने आगे आ जाएंगे, इसलिए वह कुछ भी और सोचे बिना सीधा भागता हुआ कॉलेज कैंपस से बाहर निकल गया। कमला नगर के मेन चौराहे पर जाकर उसने एक टैक्सी ली और टैक्सी में बैठते ही टैक्सी वाले को आउटस्कर्ट्स में एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री का एड्रेस देकर उनसे चलने को कहा। एड्रेस सुनकर टैक्सी वाले ने चौंक कर उसे देखा और कहा, वापस उतर जा लड़के, ऐसी घटिया जगह रात में क्या, मैं दिन में भी न जाऊंगा। रेहान ने फिर से अपने बैग से पैसे निकाले और ड्राइवर के सामने रखते हुए कहा, देखिए ये किसी की जिंदगी का सवाल है, चाहूं तो मैं अभी आपको मैं और पैसे दे सकता हूँ, पर इंसानियत खातिर समय गवाए बिना चल दीजिए। टैक्सी ड्राइवर बहुत हैरान हुआ और बोला, ठीक है लड़के, ले चलता हूँ, पर तुझे पता है ना वह क्रिमिनल एरिया है, और तू रात के समय वहाँ क्यों जाना चाहता है? कॉलेज के बच्चे लगते हो, माँ बाप ने यहाँ पढ़ने भेजा है ना, तो किन चक्करों में लगे हुए हो? रेहान ने झुंझला कर कहा, प्लीज फॉर गॉड सके मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे बस आप जल्दी वहाँ पहुँचा दीजिए। इस बार उस ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और टैक्सी आगे बढ़ा दी, पर चालान काटने के डर से रेहान के बार बार बोलने पर भी टैक्सी वाले ने स्पीड तेज नहीं की। उस एड्रेस पर पहुंचने में रेहान को 1 घंटे से ज्यादा लग गया। वह बहुत ज्यादा डेस्परेट और टेंस था। बताई गई लोकेशन से तकरीबन 500 मीटर पहले ड्राइवर ने टैक्सी रोककर रेहान को कहा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, आगे तुमको अकेले जाना होगा। रेहान ने बैग से 2,000 रुपए निकाल सीट पर रखते हुए कहा, अगर आप यहाँ आधे घंटे मेरे लिए रुक सकते हैं तो मैं वापसी में आपको 3,000 रुपए और दूंगा, और अगर मैं आधे घंटे तक ना आऊं तो बेशक आप चले जाएगा। इतना पैसा एक साथ एक ही रात में देखकर ड्राइवर की भी आंखें चमकने लगी। उसने कहा, ठीक है मैं आधा घंटा इंतजार करूंगा, पर अगर तू आधे घंटे तक नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। रेहान ने हाँ में सर हिलाया और नील के फोन की लोकेशन की तरफ बढ़ गया। उधर फैक्ट्री में एक छोटी कदकाठी का थुलथुल सा आदमी बिजनेस सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, मोटा सा चश्मा चढ़ाए फोन पर कह रहा था, डोंट वरी रोशन बाबा, उस लड़के के हाथ पैर तुड़वा कर अभी आपको वीडियो बनाकर भेजता हूँ, आप परेशान मत होइए, आपके ऊपर हाथ उठाकर कोई बच नहीं सकता। रोशन ने दूसरी ओर से कहा, इसके हाथ पैर इस तरह तुड़वाना कि 6 महीने तक बिस्तर से उठ ना सके सुअर की औलाद, और हाँ पापा तक इस बात की खबर नहीं जानी चाहिए, वरना उनका फिर वही अलाप शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, कोई झगड़ा झंझट मत खड़ा करो। वह चेचक के दाग वाला भद्दा सा टिगना आदमी हंसता हुआ बोला, फिक्र मत करो रोशन बाबा, बड़े सरकार तक बात नहीं जाएगी, मैं ये सब अपने लेवल पर ही हैंडल कर लूंगा, ऐसे काम तो मैंने आपके पापा के लिए भी बहुत किए हैं।
बड़े बड़े क्रिमिनल्स को निपटाया है, ये बिती भर का लड़का क्या चीज है। इतने में ही उसको एक आदमी ने आकर बताया कि वह लड़का आ गया है जिसका इंतजार कर रहे थे। रोशन का फोन रखते हुए उस ठिगने आदमी ने कहा, बाबा वीडियो भेजता हूँ आपको, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, रुकिए जरा 10 मिनट। उसके बाद अपने उस चमचे से वह आदमी बोला, तबीयत से स्वागत करो उस हीरो का और लेकर आओ यहाँ पर घसीटते हुए, देखूं तो है कौन भला। उधर रेहान जैसे ही उस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में लोहे का गेट धकेलकर अंदर घुसा, उसे 4-5 गुंडों ने घेर लिया। रेहान के ठीक सामने एक बहुत लंबा चौड़ा भयानक सा आदमी आ खड़ा हुआ। उसके सारे शरीर पर सांप बिच्छू के टैटू बने हुए थे, चेहरे पर कटने फटने के लंबे लंबे निशान थे, आगे का एक दांत टूटा हुआ था और हाथ में लोहे की रॉड थी। रेहान को देखकर वह हंसता हुआ बोला, तू तो 2 हाथ का निकला, हम तो सोच रहे थे कोई माचो होगा, कॉलेज का बॉडी बिल्डर टाइप। वैसे मानना पड़ेगा जिगर तो है तेरे पास, बड़ी हिम्मत दिखाई तूने, जो तू अकेला ही चला आया यहाँ अपने दर्शन देने। आसपास खड़े बाकी गुंडे उसकी बात सुन जोर से हंसने लगे। वह सब रेहान को ऐसे देख रहे थे जैसे चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी कोई मरी हुई मछली हो और सब उसके टुकड़े करने वाले हो। रेहान समझ तो पहले ही गया था कि यहाँ उसके लिए एक ट्रैप सेट किया गया है, पर उसने बिना डरे ऊंची आवाज में पूछा, मेरा दोस्त और वह लड़की कहाँ है। वह सारे ऐसे हंसने लगे जैसे रेहान ने कोई जोक सुनाया हो। उनमें से एक बोला, बॉस लगता है गर्लफ्रेंड है, मानना पड़ेगा लड़कियां बड़ी कड़क चीज होती है, जो करा दे वह कम, देखो कैसे उसके लिए एक कबूतर तड़फड़ाता हुआ यहाँ पर मरने चला आया। वह टैटू वाला आदमी भी हंसते हुए बोला, हद है भाई, इस चूजे को फोड़ने के लिए रोशन सेठ ने 1 लाख दिए, ये तो 2 चमाटों में ढेर हो जाएगा। रेहान उसकी बात सुनकर चौंक गया और बुदबुदाया, ओ तो रोशन ने मुझे मारने के लिए इनको पैसे दिए हैं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए ही इन्होंने नील और कियारा को किडनैप किया। ये सोचकर रेहान मुस्कुरा उठा कि इतने बड़े अंपायर के अरबों खरबों के मालिक को मारने के लिए बस 1 लाख रुपए। उस टैटू वाले आदमी ने रेहान को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, क्यों बेटा, अपनी मौत पास में देखकर दिमाग हिल गया है क्या जो मुस्कुरा रहा है। नहीं बड़े भाई, मैं सोच रहा हूँ कि उस लड़के रोशन ने मुझे मारने के लिए 1 लाख आपको दिए हैं ना, मैं आपको 10 लाख दूंगा, मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। टैटू वाला आदमी जोर से हंसने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक रेहान को देखा और उसके सिंपल मिडिल क्लास अपीयरेंस पर हंसते हुए कहा, 10 लाख, अबे तेरे बाप ने भी कभी एक साथ इतना पैसा देखा भी है। तेरे जैसे कॉलेज के फटीचर लड़के के पास 10 लाख कहाँ से आ गए बे। रेहान अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फ्रंट फुट पर खेलना चाहता था। वह फौरन बोला, सिर्फ देखे ही नहीं उड़ाकर फेंक भी दिए, आप बताइए कि यह डील करेंगे कि नहीं। रेहान ने इतनी सीरियसली कहा कि वह आदमी सोच में पड़ गया। देख लौंडे, अपने धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं, जो डील कर ली, हाथ पैर तो तेरे आज तोड़ने ही हैं। अंदर रोशन सेठ का पिट्ठू बैठा है, उसको तेरी ठुकाई की वीडियो बनाकर भी देनी है, हमको तो पेमेंट उसके बाद ही मिलेगा। रेहान ने जरा भी समय न गंवाते हुए इस बार सीधे 50 लाख का ऑफर दिया, जिसे सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद वो टैटू वाला आदमी बोला, देख बच्चे, अगर तू झूठ बोल रहा है ना और कोई शान पट्टी कर रहा है तो याद रखियो, तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाऊं। रेहान ने उसे एश्योर किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा और वाकई उसको इतने पैसे दे सकता है। तब वह आदमी बोला, हो सकता है कि तेरे पास बहुत माल हो, पर दिक्कत यह है कि रोशन बाबा की फैमिली से अपन लोग पंगा नहीं ले सकता, तेरे हाथ पैर तोड़ने का वीडियो तो भेजना ही पड़ेगा। 60 लाख। रेहान पैसा बढ़ाता जा रहा था। इस बार उस टैटू वाले आदमी ने कुछ पल सोचा और फिर एक अकाउंट नंबर उसे दे दिया। रेहान ने मिनटों में उसमें 50 लाख चौहान अंकल से बात करके ट्रांसफर करवाई और कहा, चेक करो। कुछ देर में उस आदमी ने देखा कि उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए आ चुके हैं। ये देख उसका मुंह एक बार फिर खुला का खुला रह गया। रेहान ने कहा, वह जो कोई भी अंदर बैठा है, मेरे बदले उसकी ठुकाई करो और वीडियो बनाकर उसके रोशन सेठ को भेजो और मेरे दोस्तों को मेरे हवाले करो। इसके बाद मैं 20 लाख और तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। जिस कॉन्फिडेंस के साथ रेहान उनसे डील कर रहा था, वह सारे भौंचक के रह गए थे। उस टैटू वाले आदमी के साथ वाले गुंडे भी उसे इंसिस्ट करने लगे कि वह ये डील कर ले। 60 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। उस टैटू वाले आदमी ने रेहान की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और रेहान को अपने पीछे आने को कहा। वह रेहान को फैक्ट्री के उस अंदरूनी हिस्से में ले गया जहां रोशन का वह चिकने कद का आदमी बैठा था। रेहान को देखते ही वह आदमी बड़ी कनिंग हंसी हंसा और बोला, आ गया तू अपनी मौत के पास खुद चलकर। रोशन बाबा से पंगा लेकर शामत बुलाई है तूने अपनी। रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, शामत किसने अपनी बुलाई है, ये तो तुझे अभी पता चलेगा रोशन के चमचे। वो आदमी अपने भद्दे पान के दाग लगे दांत दिखाते हुए बोला, भाई वाह मजा आ गया, छोकरे तेरे गुर्दे की तारीफ करनी पड़ेगी। मौत के मुंह में खड़ा है और फिर भी इतनी जुबान निकल रही है तेरी। उस ठीकने आदमी ने टैटू वाले आदमी की तरफ देखकर इशारा किया और कहा,
तोड़ो साले के हाथ पैर, पर उसके कमांड पर भी उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह हैरानी से फिर बोला, बहरे हो गए हो क्या सब के सब? मैंने कहा तोड़ो इस कुत्ते के हाथ पैर। इस बार भी जब कोई अपनी जगह से नहीं हिला तो उस ठिगने आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तीसरी बार कुछ कहता इससे पहले ही वहां खड़े सारे गुंडे उस पर टूट पड़े और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। 5 मिनट यही सब चलता रहा, तब जाकर रेहान ने उन्हें रोका। अब वह तिगना आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा दर्द से चीख रहा था। उसे देख रेहान उस टैटू वाले आदमी को बोला, अब इसी के फोन से इसका वीडियो बनाओ और इसके उस बाप रोशन को भेज दो और ये बताओ कि मेरे दोस्त कहाँ है। उस टैटू वाले ने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया तो रेहान ने देखा कोने में नील बेहाल जमीन पर पड़ा है। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हैं और मुंह पर टेप लगी हुई है। रेहान भागता हुआ उसके पास गया और उसके हाथ पैर खोलकर उसके मुंह से टेप हटा दिया। नील के शरीर में बिल्कुल हरकत नहीं हो रही थी। रेहान घबरा कर टैटू वाले आदमी की तरफ देखने तो वह आदमी बोला, बेहोश है, बस आ जाएगा थोड़ी देर में होश इसे। ये सुन रेहान ने गहरी सांस ली और पूछा कि इसके साथ की लड़की कहाँ है। टैटू वाले आदमी ने जवाब में कहा, कौन सी लड़की, हमने तो बस इस लड़के को उठाया था। ये सुन रेहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह तेजी से चलता हुआ उस टैटू वाले आदमी के पास आया और उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चीखते हुए बोला, सीधे सीधे बता इसके साथ जो लड़की थी वह कहाँ है। वह रेहान को पीछे धक्का देते हुए बोला, पागल हो गया है क्या बे, हम तो बस तुम्हें छेड़ रहे थे। इस गुट्टे आदमी ने हमें बस इस लड़के को उठाने को कहा था और यह अकेला ही था। रेहान को इस वक्त उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भौचक्का रह गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर नील अकेला इनके पास है तो कियारा कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ? कियारा उन लोगों के पास नहीं है। ये जानकर रेहान को झटका लगा, पर उसके पास उस टैटू वाले आदमी की बात पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं था। रेहान मुड़कर उस ठीगने आदमी के पास गया और उसको जोर से लात मार के पूछा, कियारा कहाँ है? वह आदमी कुछ कहता इससे पहले ही नील ने पीछे से आवाज दी। रेहान, उसे होश आ चुका था। रेहान ने मुड़कर नील की तरफ देखा और भागता हुआ उसके पास गया और गले लगाकर पूछा, तू ठीक है ना? नील ने करहाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अकेला ही था यार। कियारा को मैं हॉस्टल पहले ही छोड़ चुका था। रेहान ने हैरानी से कहा, पर इन्होंने तो मुझे फोन पर कहा कि कियारा भी तेरे साथ है। नील ने बताया, हाँ मेरे सामने ही तुझे फोन किया था। झूठ बोल रहे थे साले, ताकि लड़की का मैटर समझकर तू पागलों की तरह भागा चला आए। रेहान ने नील को और कसकर गले लगाते हुए कहा, उल्लू के पट्टे हैं साले, लड़की से तो बहुत पहले तू मेरी जान है यार। रेहान ने उसे गले लगाया तो नील फिर से करा उठा। रेहान ने एकदम कॉशियस होकर पूछा, तुझे बहुत मारा है ना इन लोगों ने? पर नील कुछ नहीं बोला। रेहान उसको छोड़कर फिर से गुस्से में उस ठिगने आदमी के पास आया और उसको एक लात मारते हुए उसका फोन उससे छीन लिया। उसमें लास्ट डायल नंबर रोशन बाबा के नाम से सेव था। रेहान ने फोन का वीडियो रिकॉर्डर ऑन किया और उस आदमी को लगातार लाते मारते हुए वीडियो बनाए। फिर उसने कैमरा अपनी तरफ करके रोशन को एड्रेस करते हुए कहा, हाँ तो रोशन बाबा, यह वीडियो स्पेशली तेरे लिए रिकॉर्ड किया है मैंने। आंखें फाड़कर अपने चमचे का हश्र देख ले। जिस खानदान पर तुझे इतना घमंड है ना, सबकी ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी रेहान मित्तल नहीं। तू मुझे कुछ करता तो फिर भी छोड़ देता तुझे, पर तूने मेरे जिगर के टुकड़े नील को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। बच के रहना। रिकॉर्ड करके उसने रोशन के नंबर पर उसे सेंड किया। फिर फोन उस आदमी के ऊपर खींच के मारा। चलते चलते उसको 2 लात और जमा दी। फिर नील को सहारा देकर उठाया और बाहर निकल गया। टैक्सी वाला अभी भी इंतजार कर ही रहा था। नील को लेकर सीधा रेहान उसी हॉस्पिटल में गया जो उसने शेफाली की मदद करने के लिए खरीदा था। नील की ड्रेसिंग कराए और उसे कुछ देर आराम करने के लिए कह के शेफाली के पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने सोचा कि आया हूं तो शेफाली से मिलता भी चलूं। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा शेफाली और उसके पापा दोनों सोए हुए थे। रात वैसे भी काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आहिस्ता से फिर से दरवाजा बंद कर दिया। रेहान वापस नील के पास आ गया। उधर रोशन के फोन पर जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आया उसने फटाफट फोन खोला, ये सोचकर कि रेहान को पिता देख उसे मजा आएगा। पर जब उसने वीडियो ऑन किया तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसको यकीन नहीं आया कि जो वह देख रहा है वही सच है। पर जब वीडियो के लास्ट में रेहान ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तब रोशन ने भयंकर गुस्से के साथ फोन फेंक मारा और मुट्ठियां भींचता हुआ जोर से चीखा, बहुत गलत किया तूने चूहे के बच्चे, बहुत गलत। पहले तो सिर्फ तेरे हाथ पैर तोड़कर छोड़ने वाला था, पर अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। वहां रेहान नील को लेकर हॉस्टल वापस आ गया। कमरे में आते ही उसने अपनी अलमारी खोली और एक बार फिर से अपने बैग में नोट भरने लगा। नील ने चौंक कर पूछा, इतनी रात हो रही है, अब कहाँ जा रहा है यार? रेहान ने कहा,
तू आराम कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में और फिक्र मत कर मेरे लिए। चौहान अंकल के लोग मेरे आसपास ही रहते हैं। नील ने कुछ परेशान होते हुए उसे कहा। आजकल तू क्या बनता जा रहा है रेहान, मैं पहचान ही नहीं पा रहा यार तुझे। पहले तो इतना गुस्सा कभी नहीं आता था तुझे, अब क्या हो गया है यार? ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं किसी और ही रेहान के साथ हूँ। रेहान ने एक बार मुड़कर प्यार से नील की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। चलते चलते रेहान खुद भी सोचने लगा कि जिंदगी उसे कितना अजीब बनाती जा रही है। वह तो सीधा साधा लड़का था जो प्यार में पड़कर पूरी लाइफ बस मोहब्बत के नाम करना चाहता था, पर लाइफ ने तो उसके लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। अब रेहान ने भी सोच लिया था कि उसे पीछे नहीं हटना। जिंदगी उसका जो भी जैसा भी टेस्ट लेगी वह उसे टॉप ग्रेड में क्लियर करके दिखाएगा, चाहे फिर वह कितना ही टफ एग्जाम क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद रेहान दिल्ली के हौस खास में एक क्लब के आगे खड़ा था। क्लब का नाम था आई ऑफ डार्क नाइट। देखने में यह एक नाइट क्लब था, पर दरअसल यहाँ पर इंफॉर्मेशन बेची जाती थी। किसी के बारे में कुछ भी आप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, मोटा अमाउंट दीजिए और अपने मतलब की जानकारी ले जाए। हाँ, अमाउंट कितना मोटा देना है यह इस पर डिपेंड करता कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वह कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है। रेहान ने कभी बहुत पहले इस क्लब के बारे में सुना था। उसने क्लब के अंदर जाना चाहा तो बाहर खड़े बाउंसर्स ने उसे रोक दिया। ओ लड़के, ये क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तुम अंदर नहीं जा सकते। रेहान ने कहा, मैं यहाँ की मेंबरशिप लेने आया हूँ, अब तो जाने दोगे? उन्होंने मजाक उड़ाने वाली नजरों से रेहान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण से कपड़ों को देखकर उनमें से एक बोला, अंदाजा भी है तुमको यहाँ की मेंबरशिप कितने लाख की है? रेहान ने अपने बैग से 2 लाख की 2 गड्डियां निकाली और उनके आगे करते हुए पूछा, अब तो जा सकता हूँ? वह दोनों चौंक कर मुस्कुराकर पीछे हट गए और रेहान को अंदर जाने दिया। रेहान ने जब अंदर एंटर किया तो सामने बड़ा सा हॉल था जिसमें नियॉन लाइट जल रही थी। हॉल पूरा खाली था। सामने बार के काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी। रेहान सीधा उसके पास गया तो लड़की ने बहुत ही सेडक्टिव नजरों से रेहान को देखते हुए पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू स्वीट हार्ट? रेहान ने चारों तरफ नजर घुमाई। हॉल के 2 तरफ कमरे बने हुए थे। लेफ्ट साइड में ऊपर जाने की सीढ़ियां थी और ऊपर भी चारों तरफ कमरे ही नजर आ रहे थे। वहां से सुगबुगाहट की आवाजें भी आ रही थी। रेहान समझ गया था कि ये कैसा बार है। उसने फिर से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लड़की सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा और बोली, उम्र थोड़ी कम नहीं है तुम्हारी इन चक्करों में पड़ने के लिए। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र तो आपकी भी कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी आप यहाँ है। वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपनी अदाओं का जादू बिखेरते हुए बोली, दिलचस्प चीज हो तुम तो, आओ साथ में ड्रिंक लिया जाए। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वाई नॉट। वहां से दूर रखे एक सोफे पर बैठकर उस लड़की ने 2 गिलासों में ड्रिंक डाला, एक खुद लिया और एक रेहान को दे दिया। उसके बाद उसने रेहान से पूछा, तुमको पता है ना यहाँ इन्फॉर्मेशन के पैसे लगते हैं? रेहान ने जवाब दिया, हाँ पता है। लड़की काफी खूबसूरत थी, होठों पर चटक लाल रंग की लिपस्टिक, नीले रंगे हुए बाल, चेहरे पर गजब की मासूमियत। रेहान ने हुस्न और मासूमियत का ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे से नजर हटाना थोड़ा मुश्किल काम था। उस लड़की ने रेहान को यूं निहारते देख उसके बहुत नजदीक आकर उसी सेडिक्टिव आवाज में पूछा, कितना दे सकते हो? रेहान ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जितना जरूरी हो। वह लड़की सरप्राइज हुई और जोर से हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था ये डबल मीनिंग बात बाउंसर की तरह तुम्हारे सिर से निकल जाएगी, पर तुम तो सही चीज हो यार। बस तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम खिलाड़ी टाइप हो। खैर ये बताओ किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? जवाब में रेहान ने रोशन के फादर का नाम लिया, जिसे सुन वो लड़की एकदम चौंक गई और बोली, तुम्हें पता है ना तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? हाँ अच्छे से पता है, रेहान ने जवाब दिया। वह लड़की कुछ देर रेहान को देखती रही और फिर बोली, 10 लाख लगेंगे। रेहान मुस्कुराया कि इतने बड़े आदमी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ 10 लाख, पर उसने कुछ नहीं कहा। बैग से 10 लाख निकालकर टेबल पर रख दिए। लड़की ने अदा से सीटी बजाई और कहा, वाह क्या बात है, पूरा इंतजाम करके आए हो। 10 मिनट यही इंतजार करो, मैं तुम्हारे काम का जुगाड़ करके आती हूँ। रेहान ने सरप्राइज होते हुए पूछा, 10 मिनट में आप सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में निकाल भी लेंगी? हमारे पास शहर के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटाबेस रहता है, मुझे बस प्रिंट आउट लेकर तुमको देने हैं। कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो उसके हाथ में कागजों का पुलिंदा था। उसने वह रेहान के सामने रखते हुए कहा, तसल्ली से बैठकर पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे काम का मिल ही जाएगा। रेहान उन कागजों को लेकर हॉल में बनी एक टेबल पर जा बैठा। रोशन की फैमिली की बहुत बारीक डिटेल्स थी उनमें। उसके फादर ने अपने पॉलिटिकल करियर में कितने लोगों को मारकर और रिश्वत देकर यह मुकाम बनाया, उसका भी ब्यौरा था।
पर जिस डिटेल पर रेहान की नज़र ठहरी वह थी उनके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन। उन्होंने पिछले काफ़ी समय में बहुत नुकसान उठाने के बाद एक नया क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया है और अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा उसी की प्रोग्रेस में लगा दिया है। यहाँ तक कि उस क्लॉथिंग ब्रांड को इंटरनेशनल बनाने के लिए उन्होंने बैंक से बहुत तगड़ा अमाउंट लोन भी लिया हुआ है। रेहान कागज बंद करके जोर से हंस दिया और बोला, ये तो वही बात हो गई कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। रोशन को आइडिया भी नहीं है कि उसकी गर्दन और उसके पूरे खानदान की गर्दन दरअसल मेरे पैर के नीचे दबी हुई है। यहाँ पिता कुछ बनाने की सोच रहे हैं और ये लड़का ऐसी दुश्मनी लेकर उनके काम पर पानी फेर रहा है। मुस्कुराता हुआ रेहान वापस उस बार काउंटर पर आया और बोला, एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो, उस लड़की ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह बात खुल जाए कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का जुगाड़ करने के लिए रात दिन जद्दोजहद कर रहा है दरअसल उसके पीछे करोड़ों का लोन ड्यू है तो क्या होगा? लड़की ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, तो क्या होगा? बात खुलते ही मार्केट में शेयर्स धड़ाधड़ गिर जाएंगे, नए इन्वेस्टर मिलेंगे नहीं, पुराने तकादा करेंगे, सबको अपना पैसा वापस चाहिए होगा और कंपनी धूल में मिल जाएगी। ये सुन रेहान मुस्कुराता हुआ उस लड़की के चेहरे के बहुत पास आकर उसके कान में बोला, थैंक्स बेब, यू मेड माई डे। कहकर रेहान वापस बाहर की तरफ चल दिया तो पीछे से वह लड़की बोली, यह क्या, तुम तो आए और चल दिए, ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई डार्लिंग, पल दो पल हमारे साथ भी तो बिताओ। वह लड़की समझ चुकी थी कि रेहान एक मालदार आदमी है और अब वह उसे फंसाने के लिए अदाओं का जाल फेंक रही थी। रेहान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वह लड़की ओपन इनविटेशन के साथ रेहान को देख रही थी। जाने क्या सोचकर रेहान भी वापस आ बैठा और बोला, ठीक है, पर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? माया, माया ब्रिगेंजा, उस लड़की ने जवाब दिया। माया, रेहान ने उसके नाम को दोहराते हुए कहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस वक्त अगर उसने इस लड़की से अच्छे से बात कर इससे बॉन्ड बना लिया तो आगे चलकर ये उसकी बहुत मदद करेगी। ये सोच वो बोला, वाकई किसी जादू से कम नहीं हो तुम। अपना पिटारा खोलती हो तो किसी के बारे में भी कुछ भी खबर ला कर दे देती हो और दिखने में तो हो ही बिल्कुल शैतान की प्रेमिका। वह लड़की खिलखिलाकर एक बार फिर हंस दी। इतने में ही बार के ऊपर के फ्लो से एक लड़की की चीख चीख कर बोलने की आवाज आई, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, किसी हाल नहीं करूंगी, मैं यहाँ गाना गाने आती हूँ, ये उल्टी सीधी हरकतें करने नहीं। लड़की के ये बोलते ही किसी आदमी की कर्कश आवाज गूंजी, ज्यादा नखरे मत दिखा लड़की, तुझे रखते हुए पहले ही कह दिया था कि हमारे कस्टमर्स को खुश करना तेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लड़की की आवाज दोबारा आई, हाँ मैंने सोचा था मुझे बस उनकी पसंद के गाने गाने होंगे, यह नहीं बताया था कि इस तरह का काम भी आप मुझसे कराएंगे। रेहान अब पहचान चुका था कि यह किसकी आवाज है। वह जो कुछ भी सुन रहा था उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सामने बार काउंटर पर खड़ी माया की तरफ देखा और पूछा, ऊपर क्या है? माया ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, ऊपर भी हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए कुछ कमरे बने हैं और एक म्यूजिक थिएटर है। रेहान सारी बात समझ गया और हॉल के कोने पर बनी सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ गया। ऊपर जाते ही उसने देखा कि कियारा बहुत हैवी मेकअप किए हुए एक भड़कीली सी लाल ड्रेस में खड़ी है। सामने वह आदमी उस पर अभी भी चिल्ला रहा है। तभी कियारा की नजर भी रेहान पर पड़ी और रेहान को देखते ही उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। रेहान उसके पास पहुंचकर बहुत हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो कियारा? लड़की ने एकदम से जवाब दिया, कौन कियारा? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम माही है। रेहान ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, कियारा फालतू की बात मत करो, मुझसे तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या प्रॉब्लम है और यह सब क्या चल रहा है। इससे पहले कियारा कुछ बोलती वह आदमी कियारा और रेहान के बीच में आकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, ये तो हमारे बार में सिंगर है, पर तुम क्या चीज हो बरखुदार जो चौड़े में चले ही आ रहे हो? रेहान ने सीधे उसकी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए पूछा, तुम इस लड़की से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? वह आदमी चिढ़कर बोला, मुझे अपने एम्प्लॉइज से कैसे बात करनी है यह अब तुम सिखाओगे? इसकी ड्यूटी है यहाँ पर गाने के साथ साथ अपने कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखना। कस्टमर्स की रिक्वेस्ट भी इसे माननी पड़ेगी, यह इसे पहले ही बता दिया गया था और अब ये नखरे दिखा रही है। रेहान ने कंफ्यूजन के साथ उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा। वह लड़की जो खुद को माही कह रही थी, रेहान को यकीन था कि वह कियारा ही है। इस समय बा में जो लड़की रेहान के सामने खड़ी था, रेहान हैरान नजरों से उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। रेहान को ऐसे देखता देख उस लड़की ने सिर झुका लिया। वह समझ गई कि वह और झूठ नहीं बोल पाएगी। रेहान उसको पहचान चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कॉलेज का कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर आ सकता है। उसने बार सिंगर की नौकरी करने के लिए ये क्लब चुना क्योंकि यह क्लब दिल्ली के आउटकट्स में था और सिर्फ मेंबर्स की एंट्री यहाँ अलाउड थी। पर आज रेहान सामने खड़ा था और कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। इतने में उस आदमी ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चलो तुम्हारे नखरे यहाँ नहीं चलेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम्हें कस्म की सारी बात माननी पड़ेगी। उस कस्म से माफी मांगो और जो वह कह रहा है करो। कियारा अपना हाथ छुड़ाने को छटपटाए। रेहान तेजी से आया और उस आदमी के हाथ से कियारा का हाथ छुड़ाकर उसे पीछे धक्का दिया और गुस्से से बोला, हाथ मत लगा लड़की को। रेहान का चेहरा गुस्से के मारे लाल पड़ गया था। उस आदमी ने रेहान को देखकर हंसते हुए कहा, अबे कॉलेज के नए उगे कुकर मुते, यहाँ आकर सलमान खान बन रहा है। हमारे यहाँ हर काम का पैसा लगता है। इस लड़की के साथ होने के लिए अच्छी खासी कीमत देनी पड़ेगी। रेहान ने बैग में से ढेर सारे नोट निकाले और उसकी तरफ उछाल दिए। ले फिर इसके साथ की कीमत, अब ये कहीं नहीं जाएगी। रेहान की बॉडी लिटरली कांप रही थी गुस्से में। उस आदमी ने नोटों की गड्डियों की तरफ देखा और बोला, सुन लड़के। वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही रेहान चिल्लाया, बात तू सुन मेरी, ये लड़की कहीं किसी के पास नहीं जाएगी। कहकर रेहान ने अपना पूरा बैग उस आदमी के ऊपर खाली कर दिया। वह आदमी भौचक्का रह गया। ऐसी हरकत पहली बार हुई थी कि एक बार गर्ल के लिए किसी ने पैसों का इस तरह ढेर लगा दिया हो। इतने पैसे देखकर वह कुटिलता से मुस्कुरा दिया और बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही सेठी मामला लगता है। ठीक है ब्रो, अपने को तो पैसे से मतलब है। ये कहकर वो नीचे पड़े नोट समेटने लगा। कियारा अब दोनों हाथों में मुंह छुपाए बुरी तरह रो रही थी और रेहान उसे गुस्से से देख रहा था। रेहान के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहें और क्या नहीं। जिस लड़की को वह थोड़ी देर पहले मारा ढूंढता फिर रहा था, वह यहाँ एक बारगल की तरह यहाँ पर है। कियारा को रोते देखकर रेहान ही बोला, फॉर गॉड से कियारा, अब झूठ बोलना बंद करो। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारी दुनिया में तुम्हें नौकरी करने के लिए यही जगह मिली, ऐसी भी क्या आफत आ गई? या तुम भी और लड़कियों की तरह पैसे के पीछे भागने वाली हो और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो? रेहान के इस तरह इल्जाम लगाने से कियारा को एकदम शौक लगा। उसने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारे पास इतने नोट देखकर लग रहा है कि तुम्हारे घर वालों के पास बहुत पैसा है। तुमको क्या पता गरीबी और मजबूरी क्या होती है। ऐसी जगह पर कोई शौक से नौकरी करने नहीं आता। ये तो बस मैं जानती हूँ कि मेरे हालात कितने बुरे हैं और मुझे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। कियारा के आउटबर्स्ट से रेहान कुछ पल के नम हो गया, फिर कुछ पल रुक कर बोला, कियारा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर पैसा कमाने की और भी तो तरीके हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे टैलेंट पर शक है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जिस तरह से उस आदमी ने तुमसे बात की तुम वो डिजर्व नहीं करती। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर सिर्फ गाना गाकर पैसे नहीं मिलते? तुमको अंदाजा भी है कि अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। मैं फिर कह रहा हूँ तुम ये तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। कियारा ने रोते हुए कहा, नहीं पता था, मैंने सच में यही सोचा कि मुझे सिर्फ यहाँ ये चमकदार कपड़े पहनकर सेंसुअस गाने परफॉर्म करने हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की। इतना पैसा किसी भी और काम में मुझे नहीं मिल सकता था। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बहस करने से रेहान एक बार फिर भड़क गया और बोला, कितनी जरूरत है? कियारा ने हैरानी से रेहान की तरफ देखते हुए कहा, रेहान तुम भी मुझसे ऐसे बात करोगे? तुम्हें आइडिया भी है कि यह सब मेरे लिए भी कितना टफ है। रेहान का इरादा उसे हट करने का नहीं था, पर वह गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कूल डाउन होकर कहा, आई एम सॉरी कियारा, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें हट करना नहीं था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी जो कोई भी मजबूरी है उसके लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। मैं अभी मिनटों में यहीं खड़े खड़े तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, पर तुम यहाँ से मेरे साथ वापस चल रही हो। एक पल भी मैं तुम्हें और यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। कियारा का गुस्सा बेबसी और शर्मिंदगी में बदल गया। वह वही चेयर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे चुका सकूं। रेहान ने उसे समझाया, अरे तो मैंने कब पैसे वापस मांगे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारी मुश्किलें हैं पहले तुम उनको सॉर्ट आउट करो। पर कियारा ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं रखूंगी मैं। हो सकता है मुझे बहुत टाइम लगे, पर मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। इस बार रेहान ने उसे बहुत प्यार से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। कियारा ने कंफ्यूज होकर रेहान से पूछा, पर मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही रेहान, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इतना तो मुझे भी तुम्हारे बारे में कॉलेज में पता चल चुका है कि तुम अपनी फीस ही बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हो। इधर उधर छोटे मोटे काम करके ही गुजारा कर रहे थे, फिर अचानक से इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कैसे आ गया है? क्या तुम भी किसी गलत लोगों के साथ कोई क्रिमिनल टाइप काम तो नहीं कर रहे? वरना तुम यहाँ क्यों आए हो? रेहान को लगा कियारा को सच बता देने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कियारा से कहा, मैं तुमसे अब और नहीं छुपाऊंगा। मेरी फैमिली बहुत रिच है,
कुछ फैमिली रूल्स की वजह से मैं बहुत समय से यहाँ अकेला खुद ही मैनेज कर रहा था, पर अब 21 साल का होने पर मुझे अपनी पुश्तैनी दौलत मिल गई है। ये वही पैसा है, मैं कोई क्रिमिनल का काम नहीं कर रहा। एक पल को कियारा के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी दिखी, पर अगले ही पल उसने उदास होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई रेहान, पर तुम ऐसे कैसे मुझ पर सारे पैसे खर्च कर सकते हो? ये सब पैसे तो तुमको अपने फ्यूचर के लिए भी चाहिए। मेरी जो भी मजबूरियां हैं मैं धीरे धीरे खुद मैनेज कर लूंगी, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। रेहान का गुस्सा शांत हो चुका था। उसे कियारा की मासूमियत पर बेहद प्यार आया कि अपनी मुश्किलों के बावजूद वह अभी भी रेहान के बारे में ही सोच रही है। रेहान उसे बोलना चाहता था कि इतना पैसा तो उसके लिए चिल्लर बराबर है, पर इस बार रेहान चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार भी नहीं जानना चाहा कि आखिर कियारा की ऐसी क्या मजबूरी है। बिना उसके हालात जाने ही वह उस पर चिल्लाने लगा था। अब उसे गिल्टी फील हो रहा था। रेहान कियारा के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोला, फिक्र मत करो कियारा, सब ठीक हो जाएगा। पैसे के लिए तो कम से कम तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, वह सब मैं देख लूंगा। तुम अब रोना बंद करो और यह पानी पियो। इस समय कियारा और रेहान उस कमरे में अकेले थे। वह आदमी नोट समेट कर जा चुका था। कियारा को पानी देकर रेहान भी उसके साथ वही कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम जब थोड़ा बेटर फील करो तो बताना, बस फिर चलेंगे यहाँ से। कियारा ने 2 घूंट पानी पिया, फिर अपलक रेहान को देखने लगी। रेहान को समझ नहीं आया कि कियारा उसे लगातार ऐसे क्यों देख रही है। उसने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या मन में? फिर वह हुआ जो रेहान ने सपने में भी नहीं सोचा था। कियारा झटके से उठी और सीधा रेहान की गोद में बैठ गई। रेहान कुछ समझता इससे पहले ही उसने रेहान को गर्दन पर, कान पर किस करना शुरू कर दिया। रेहान के पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। ना जाने कैसे पर उसके हाथ भी कियारा की कमर पर कस गए, पर अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि कियारा की बॉडी बिल्कुल स्टिफ है। वह फौरन रुक गया और कियारा को खुद से अलग करते हुए कहा, क्या कर रही हो ये सब कियारा? मेरी जितनी मजबूरियां हैं सूनर और लेटर मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं? ये पहली दफा है, पर किसी अनजान के साथ ये करने से पहले तुम्हारे साथ ऐसे होना अच्छा है। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरे पास यही एक तरीका है तुम्हारे पैसे चुकाने का। रेहान को एक पल के लिए लगा था कि कियारा को उस पर प्यार उमड़ आया है और वह अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाए, इसलिए इम्पल्स में एकदम से उसकी गोद में आ गई। पर अब जो कियारा कह रही थी, रेहान गुस्से से जलने लगा। उसने झटके से अपनी गोद से कियारा को उठाया और चेयर पर धकेलते हुए कहा, तुम पागल हो? ये जिस्म देकर पैसा चुकाने जैसी वाहियात बातें तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? मैं क्या कोई ऐसा वैसा आदमी दिखता हूँ जो ऐसा चाहूंगा? कियारा रेहान को कुछ बोलती इससे पहले ही पीछे से माया की आवाज आई, वाह वाह क्या इश्क जादे हैं, तालियां बजनी चाहिए। पर ऐसा है हीरो, लैला के मजनुओं को हम अपने बाह में एंटरटेन नहीं करते। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि लड़की को यहीं छोड़कर तुम यहाँ से चलते बनो। रेहान ने पलटकर माया को देखा और कहा, क्या बात है? मिनटों में तेवर बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे स्वीट हार्ट कहकर बड़े प्यार से चिपक रही थी। माया ने भी बेशर्मी से जवाब दिया, हाँ तो तब मुझे लगा तू नया कस्टमर है, देखने में भी चिकना खूबसूरत है, तो तेरे से प्यार से बात कर ली। लड़की से मजे लेने हैं तो फूल टू छूट तेरे को, यहाँ तक कि तू मेरे को बढ़िया माल दे फिर मैं भी तेरी कुछ मदद कर दूं। पर अगर तू चाहता है कि तू इस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा तो हीरो भूल जा। यहाँ पर एंट्री अपनी मर्जी से हो सकती है, एग्जिट नहीं। तू डार्क नाइट के रूल जानता नहीं है मजनू। कियारा पीछे खड़ी कांप रही थी। वह जानती थी कि यह लोग बहुत खतरनाक है और रेहान उसके लिए ऐसे डेंजरस लोगों से भिड़ रहा है। अब तक रेहान भी समझ चुका था कि यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन बेचने का धंधा नहीं होता, अंडरग्राउंड माफिया का हाइड आउट है ये। और यह खूबसूरत हसीना जो उसके सामने खड़ी है दरअसल यहाँ की रखवाली करने के लिए है। रेहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पैसे से बड़ा कोई रूल नहीं है दुनिया में। लड़की तो आज मेरे साथ ही जाएगी और वह भी अभी। तुम कीमत बोलो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की तो तू करोड़ों देगा तब भी नहीं ले जा सकता तू चिकने। तुझे सोने के लिए जितनी मर्जी लड़कियां चाहिए ले ले, पर इश्क मोहब्बत का कचरा यहाँ से बाहर रख। इस लड़की को पहले ही अच्छे से समझा दिया था, दिन में जो मर्जी करें, पर 6 बजे के बाद की रात हमारी है और रोज इसे आना ही होगा। पर अब ये यहाँ से रात को छोड़ दिन में भी नहीं जा सकती। तू दिमाग में ठोक ले अब ये बात। इस बार रेहान ने दहाड़ते हुए कहा, माया या छाया जो भी है तू कान खोलकर तू भी सुन ले ठीक से। लड़की को तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, जिसके बाप में दम हो रोक ले। एक बात और समझ ले, अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तेरी ये हाई ऑफ डार्क नाइट, अंधेरा उजाला कुछ भी देखने लायक नहीं रहेगी। तेरे इस क्लब को राख का ढेर बनाकर जाऊंगा। रेहान की टोन सुनकर माया के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हो कहा, क्या बात है? कॉन्फिडेंस तो देखो लड़के का। इश्क में लोग पागल हो जाते हैं, सुना तो था, देख पहली बार रहे हैं।
ये जिस जुबान से तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है, न अभी के अभी काट कर तेरे हाथ में रख देंगे मेरे आदमी। रेहान गुस्से में और तेज चिल्लाया, मुझे हाथ लगाने से पहले अपने उस डेटाबेस में जाकर ठीक से हाथ लगाओ और देखो मैं चीज क्या हूँ। रेहान मित्तल नाम है मेरा। लोगों के बारे में इतनी जानकारी रखती हो। आई एम श्योर मेरे बारे में भी बहुत कुछ मिल जाएगा और फिर देखते हैं मेरी जुबान कटेगी कि तेरी लटक जाएगी। रेहाना का कॉन्फिडेंस देखकर वह माया हैरान थी। काफी समय से इस धंधे में थी माया। उससे इस टोन में आज तक किसी की बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। माया ने कुछ पल सोचा और फिर अपने आदमियों को कहा, नजर रखो इस पर, आती हूँ 10 मिनट में। कहकर वह नीचे चली गई। 10 से भी कम मिनट में वह वापस ऊपर आए। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। नीचे जो उसने खोजबीन की और रिजल्ट सामने आया, उसे लगा उसकी आंखों को धोखा हो रहा है। उसने बार बार इंफॉर्मेशन चेक की, पर हर बार वही रिजल्ट। रेहान मित्तल देश का ही नहीं पूरी दुनिया के टॉप 20 रईसों में था, जो यकीनन अपने एक इशारे से उसके पूरे क्लब को राख का ढेर कर सकता था। और हिंदुस्तान का माफिया छोड़ो, इंटरनेशनल माफिया भी उसकी फैमिली के आगे झुकता था। वह लौटकर आए और हाथ बांध कर सीधी खड़ी होकर इज्जत से सिर झुकाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी मिस्टर रेहान, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप मित्तल एम्पायर के वारिस हैं, वरना मैं आपसे इस तरह बात करने की हिमाकत कभी ना करती। आई एम डीपली सॉरी। इस बार में सब कुछ आपका है। ये लड़की क्या, सब लड़कियां आपकी हैं, और यहाँ तक कि मैं भी। वह फिर वही पहले वाली सडक्टिव टोन में बात करने लगी। रेहान ने उसे सपाट टोन में जवाब दिया, ये लड़की मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, ऐसी जगह इसके लिए नहीं है। आज के बाद तुम्हारा कोई भी आदमी इसके आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना माइंड माय वर्ड्स, मैं सच में इस जगह को राख में बदल दूंगा। कहकर रेहान ने कियारा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। रेहान कियारा को लेकर बाहर आ गया, पर अब कियारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिरकार रेहान ऐसी कितनी बड़ी हस्ती है जिसके आगे माया ने भी घुटने टेक दिए। कियारा की आंखों में उमड़ते सवाल रेहान ने देख लिए थे। उसने कियारा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी तुम घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे, मुझे कहीं बहुत जरूरी निकलना है। और कियारा का जवाब सुने बिना ही उसने एक कैब रोकी और फटाफट कियारा को वहां से भेज दिया। रेहान को कहीं और पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसके दिमाग में रोशन की फैमिली डिटेल्स का पूरा चार्ट घूम रहा था और आगे की स्ट्रैटेजी भी। कियारा को कैब कराकर रेहान ने अपने लिए भी कैब रोकी और ड्राइवर को चाणक्यपुरी चलने को कहा। पिछले कुछ घंटों में रेहान के साथ इतना कुछ हो चुका था कि वह अब कंप्लीटली ड्रेन आउट था। उसने आंखें बंद करके पीछे सीट पर सिर टिका लिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने उसको जगाकर कहा, सर चाणक्यपुरी आ गया, कहाँ ड्रॉप करूं आपको? रेहान ने आंखें मलते हुए बाहर देखा। वो इस वक्त दिल्ली के एक चकाचौंध भरे इलाके में पहुंच गया था। रेहान ने कहा, बुगाटी वेरॉन के शोरूम। कैब ड्राइवर ने चौंक कर रेहान की तरफ ऐसे देखा जैसे रेहान पागल हो और पूछा, पी रखे हों क्या भाई साहब? रेहान ने चिढ़कर जवाब दिया, पिया हुआ लग रहा हूं मैं तुम्हें, या तुम्हें लग रहा है कि मैं बुगाटी वेरॉन के शोरूम नहीं जा सकता? रेहान को लगा कि वह भी उसे फटीचर समझ रहा है और मजाक उड़ाने के अंदाज में कह रहा है, पर उस आदमी ने सिंपली जवाब दिया, भाई जाने को तो आप कहीं भी जा सकते हो, पर बात यह है रात के 3 बजे बुगाटी तो क्या कोई भी शोरूम कहीं भी खुला नहीं होगा। ये सारे शोरूम सुबह 12 बजे से पहले नहीं खुलते। रेहान ने चौंककर घड़ी की तरफ देखा और बोला, शिट यार, मुझे समय का ध्यान क्यों नहीं रहा, आधी रात हो गई। ठीक है भाई, तुम वापस कमला नगर हंसराज कॉलेज की तरफ ले लो। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाकर कैब आगे बढ़ा दी। रेहान ने भी एक बार फिर से आंखें बंद कर ली। रेहान जब हॉस्टल पहुंचा तो नील गहरी नींद में सोया हुआ था। रेहान को भी लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो दिन चढ़ाया था। नील अपने बेड पर नहीं था। रेहान ने घड़ी देखी, दिन के 2 बजे बज रहे थे। रेहान समझ गया कि वह रात इतनी लेट आया इसलिए नील ने उसे जानबूझकर नहीं उठाया होगा। रेहान ने फोन चेक किया तो नील का मैसेज था, जब उठे तो कॉल करना, मैं कैंटीन तक जा रहा हूँ। दूसरा मैसेज कियारा का था। उसमें लिखा था, कल रात के लिए तुम्हें जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है रेहान, पर एक बात मैं तुम्हें बहुत मन से कहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों कह रही हूँ, पर मुझे कहना है। मुझे पता है कल मेरा तुम्हारे नजदीक आना तुम्हें बहुत अटपटा लगा, पर आज के बाद अगर जिंदगी में मुझे कोई छू सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे और कोई नहीं। यह मेरा वादा है तुमसे। कियारा का मैसेज पढ़कर रेहान का मन अजीब सा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। उसने बस रिप्लाई किया, टेक केयर। उसके बाद रेहान ने नील को मैसेज किया कि वह काम से बाहर जा रहा है, रात को देर भी हो सकती है तो उसके लिए परेशान ना हो। रेहान ने उठकर अलमारी से अपने बेस्ट कपड़े निकालकर बदले और बाहर चल दिया। बाहर जाकर उसने फिर एक बार चाणक्यपुरी का कैब ले लिया। कुछ देर बाद वह बुगाटी वेरॉन के शोरूम के बाहर खड़ा था। रेहान के बेस्ट कपड़े भी बुगाटी जैसी जगह के लिए इतने साधारण थे कि गार्ड ने उसको अंदर जाते देखकर घूरा, पर रोका नहीं।
जब रेहान अंदर पहुंचा तो उसको ग्रीट करने एक लड़की आगे आए। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? फिर अगले ही पल एकदम से बोली, अरे रेहान, तुम यहाँ कैसे? रेहान सरप्राइज हुआ और पूछा, मैं आपको जानता हूँ। वह लड़की बोली, तुम मुझे भूल गए, फर्स्ट ईयर में हम साथ थे, फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। रेहान ने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया ये तो वंशिका है। वह बोला, ओह हाँ याद आया, एक्चुअली तुम बिजनेस सूट में इतना फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो कि मैं पहचान ही नहीं सका। रेहान के ये कहते ही वंशिका ने रेहान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण से कपड़ों को देखकर अचानक से उसके चेहरे पर एक सुपीरियॉरिटी का एक्सप्रेशन दिखने लगा। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी, एक बार कॉलेज खत्म करके जब हम सोसाइटी में एंटर करते हैं और पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो एक दूसरे का स्टेटस चेक करने लगते हैं कि किसके पास बेटर जॉब है, किसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, किसके पास बड़ा मकान है, और भी कुछ नहीं तो किसके बच्चे ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट है। ये सब बातें भी मैटर करने लगती हैं, और जो सुपीरियर पोजीशन पर होता है उसको अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन मिलता है। रेहान ने उसकी एक्स-रे नजरों को इग्नोर करते हुए कहा, अच्छी जगह काम कर रही हो तुम। और वंशिका ने तपाक से उसको नीचा दिखाते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम लाइफ में कुछ ज्यादा अभी तक कर पाए हो। यहाँ क्या कोई ग्लास क्लीनर या कार क्लीनर टाइप कोई शैम्पू या स्प्रे बेचने आए हो? दरअसल उसने रेहान को किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट का सेल्समैन समझा। रेहान एकदम सरप्राइज हुआ कि वह उसे क्या समझ रही है। एक पल उसे गुस्सा आया, फिर वह मुस्कुरा दिया। दरअसल उसके कपड़े देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह बुगाटी खरीदने आया होगा। रेहान कुछ कहता उससे पहले ही वंशिका फिर बोली, लुक रेहान, तुम्हारे कपड़े बहुत डाउन मार्केट है, यहाँ पर अगर तुम कुछ सेल करने आए हो तो मैं तुम्हें अपने मैनेजर तक नहीं ले जा सकती। तुम अपनी कंपनी की प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनकर आते तो शायद मैं कुछ कर पाती। उसके ऑन एंड ऑन रेहान को लगातार नीचा दिखाने से रेहान को अब वाकई गुस्सा आ चुका था। रेहान ने शार्प टोन में कहा, ना तो मैं कोई क्लीनिंग एजेंट हूँ ना कोई सेल्स पर्सन, मैं यहाँ पर बुगाटी खरीदने आया हूँ। वंशिका एक पल के लिए स्टन रह गई, उसके बाद खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? मैं भूल ही नहीं हूँ कि तुम्हारे पास अपनी फीस तक के पैसे नहीं होते थे। रातों रात कोई आसमान से नोटों का छप्पर फट गया है तुम्हारे लिए। उसने रेहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब तक शोरूम के कुछ और एम्प्लॉइज भी वहां पर आ चुके थे, सब रेहान पर हंस रहे थे। रेहान ने दांत पीसते हुए कहा, वंशिका, मैं वाकई यहाँ पर कार खरीदने आया हूँ, तुम मुझे कार के मॉडल दिखाओ। अब तो वहां खड़े सारे लोग रेहान पर और जोर से हंसने लगे। इतने में ही शोरूम में हलचल हुई। वंशिका ने पलट के देखा तो एक मिडिल एज मैन जो बहुत शानदार सूट में था अपनी वाइफ के साथ शोरूम में एंटर कर रहा था। वंशिका ने उसको देखते ही रेहान से कहा, कहाँ मैं तुम्हारे साथ टाइम खराब कर रही हूँ, औकात नहीं है साइकिल खरीदने की, बुगाटी खरीदेंगे। कहकर वंशिका तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ गई। वंशिका ने उस आदमी को बहुत पोलाइटली रिसीव किया और फिर पूछा वह कौन सा मॉडल देखना चाहता है। वह उसको एस्कॉर्ट करती हुई अंदर ले गई और जाते जाते रेहान को फिर से इस तरह का लुक दे गई कि जैसे वह कोई डिस्गस्टिंग चीज है। बाकी सारे एम्प्लॉयर्स भी हंसते हुए अपने अपने काम में लग गए। कोई रेहान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। रेहान ने एक दो लोगों से कहा उसे कार के मॉडल दिखाने के लिए, पर हर किसी ने उसको इग्नोर किया। तभी रेहान की नजर डेस्क के पीछे बैठी एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल लग रही थी। रेहान ने उसके पास जाकर कहा, मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ, क्या आप मुझे कार के मॉडल्स के बारे में जानकारी दे सकती हैं? उस लड़की ने रेहान की तरफ देखा और बहुत पोलाइटली कहा, सर मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। रेहान ने कहा, कोई बात नहीं, फीचर्स मैं खुद एक्सप्लोर कर लूंगा, आप बस जो सामने खड़ी कार है उसकी एक्सेस ले आइए। उस लड़की को कुछ जवाब नहीं सूझा, उसने हाँ में सर हिला दिया। वह रेहान को उस कार के पास ले गई और जाकर एकदम से बोली, सर मुझे इस कार के फीचर्स बिल्कुल याद नहीं, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग भी लग रहा है कि मुझे ट्रेनिंग दी गई थी फिर भी मैं सारी डिटेल्स भूल गई। पास खड़ा दूसरा सेल्समैन जोर से हंसता हुआ बोला, तो तुमको अक्ल के लिए रखा भी कहाँ गया है? खूबसूरत लड़कियों की अक्ल देखता कौन है? तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो सब कुछ अपनी शक्ल के बल पर ही मिल जाता है। उसने उस लड़की की इंसल्ट करते हुए बोला। रेहान को गुस्सा आया पर वह चुप रहा। लड़की ने अपने नाम का बैच पहना हुआ था जिस पर लिखा था जूही। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जूही तुम्हें एम्बैरेस से फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, नई नई जॉब में ऐसा हो जाता है। जूही जो अब इतना मजाक उड़ने से लगभग रोने वाली हो चुकी थी, रेहान की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने मन में सोचा कि रेहान कितना अच्छा इंसान है जो उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। रेहान ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर फीचर्स चेक करने लगा। उधर वंशिका उस मिडिल एज आदमी को शोरूम में मौजूद सारी कारें दिखा चुकी थी पर उसको कोई भी पसंद नहीं आई।
अब वह उसी कार की तरफ आ रही थी जिसमें रेहान बैठा था। कार के पास आते ही जब उसने कार के अंदर रेहान को बैठे देखा तो वह गुस्से से लाल हो गई। उसने बहुत इंसल्टिंग टोन में रेहान को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये शोरूम की सबसे महंगी कार है, तुम्हारी औकात इसको देखने तक की नहीं है और तुम इसमें अंदर बैठे हो। बाहर निकलो, मुझे अपने प्रेस्टिजियस क्लाइंट को ये कार दिखानी है। रेहान कुछ बोलता इससे पहले ही वंशिका के साथ वाला आदमी बोला, आपके शोरूम में कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या? किसी भी भिखारी को आप अंदर आने देते हैं? कैसे कैसे लोग आकर इस तरह के लिमिटेड एडिशन कार को टच करने लगते हैं? वंशिका उसे बोलती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं अभी इसको बाहर निकलवाती हूँ। रेहान की पेशेंस अब जवाब दे चुकी थी। रेहान ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसने बहुत महंगा सूट डाला हुआ था, हाथ में हीरे सोने की अंगूठियां थी, कलाई में राडो ब्रांड की घड़ी थी। कुल मिलाकर वह बहुत ज्यादा रईस दिख रहा था और उसके चेहरे से भी अपनी रईसियत का घमंड टपक रहा था। रेहान ने उससे पूछा, यही वाली कार खरीदनी है तुमको? वह आदमी बोला, ऑफकोर्स खरीदनी है, बाहर निकलो इससे और कार को गंदा मत करो। उसके ये कहते ही रेहान ने कार में थूक दिया और कहा, ले गंदी तो हो गई, अब क्या करेगा तू? वंशिका और जूही दोनों ही शौक रह गई। उस आदमी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, You're disgusting cheap, shame on you। ये सुन रेहान हंस दिया। उसकी हंसी सुन वंशिका को और गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ। तुमको अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये लिमिटेड एडिशन कार है, दिल्ली एनसीआर में इस मॉडल की यह इकलौती कार है। 12 करोड़ में जीरो पता है कितने आते हैं? जाहिल अपने की भी कोई हद होती है, कहकर वंशिका जोर से चिल्लाए, सिक्योरिटी। इतनी हलचल के बाद तो शोरूम का मैनेजर भी भागता हुआ आ गया था। उसे देखते ही जूही को लगा कि यह उसकी गलती है कि वह रेहान को कार दिखाने लगी। उसकी नौकरी तो अब पक्का गई। वह बुरी तरह कांपने लगी। मैनेजर भी आकर एकदम से चिल्लाया, गेट आउट ऑफ द कार इडियट। तुम्हें इस कार में बैठने किसने दिया? बल्कि तुमको शोरूम के अंदर ही किसने आने दिया? फिर मैनेजर ने जूही की तरफ देखकर कहा, यह जरूर तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, यू आर फायर्ड राइट अवे। मैनेजर फिर रेहान से बोला, लड़के जिस फुटमेट पर तूने थूका है ना, ये फुटमेट ही 10 लाख का है। इसका कंपनसेशन कौन भरेगा? तेरा बाप। पर तेरी तो 7 पुश्तों में भी किसी ने 10 लाख नहीं देखे होंगे, चुकाएगा कहाँ से? अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तेरी तबीयत से हड्डियां टूटनी चाहिए। रेहान के जवाब का इंतजार किए बिना मैनेजर उस मिडिल एज आदमी से बोला, सर वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। अगर आपको ये कार पसंद है तो हम ये फुटमेट चेंज करा देंगे। वह आदमी बोला, खाली फुटमेट चेंज कराने से क्या होगा? इस भिखारी ने जाने कहां कहां कार के अंदर हाथ लगा दिया है। लुक एट हिम, बैक्टीरिया की चलती फिरती दुकान है ये लड़का, पूरी गाड़ी इन्फेक्ट कर दी इसने। उस आदमी के ऐसा कहने पर मैनेजर उसकी चापलूसी करते हुए बोला, सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, पर आप जानते हैं कि यह लिमिटेड एडिशन है और सिर्फ इकलौती कार है इस पूरे एरिया में। मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करा दूंगा और आपको इस पर डिस्काउंट भी दूंगा। प्लीज आप कार रिजेक्ट मत कीजिए। डिस्काउंट की बात सुनकर वह आदमी कुछ सोचने लगा। रेहान मुस्कुरा दिया और एक बार फिर से उसने कार में थूक दिया। अब तो जैसे सबको लकवा ही मार गया हो, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कुछ पल बाद जैसे मैनेजर को होश आ गया, वह जितनी ताकत से चिल्ला सकता था उतनी ताकत से चिल्लाया, सिक्योरिटी थ्रो हिम आउट। सिक्योरिटी के लोग रेहान को कार से बाहर खींचने लगे। इतने में वह मिडिल एज आदमी शोरूम के बाहर की तरफ चल दिया। मैनेजर उसको मनाने के लिए उसके पीछे भागा। रेहान ने सिक्योरिटी वाले को धक्का दिया और कार से बाहर निकलकर मैनेजर को आवाज दी। रेहान ने मैनेजर के बैच पर उसका नाम पढ़ लिया था, मैनेजर रोहित। ये लो मेरा कार्ड और अभी के अभी 12 करोड़ अमाउंट स्वाइप कर लो, ये कार मेरी हुई। मैनेजर उस कस्टमर के पीछे भागता हुआ एकदम से रुका। उसने पलट के रेहान की तरफ हैरानी से देखा। उसे यकीन था कि 10 लाख का डैमेज कंपनसेशन तो छोड़ो, इससे तो चवन्नी नहीं मिलने वाली, और ये लड़का इस तरह कॉन्फिडेंस से फुल पेमेंट की बात कर रहा है। उसने रेहान को देखते हुए कहा, मैं समझ गया तुम्हें साथ के शोरूम वालों ने जानबूझकर हमारी रेपुटेशन खराब करने के लिए भेजा है ना? रेहान ने बहुत एरोगेंस से कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा और मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फटाफट ये कार्ड स्वाइप करो और अपनी पेमेंट लो। मैनेजर ने रेहान को शक की नजरों से देखते हुए कार्ड उठा लिया और एक एम्प्लॉय को देकर कहा, चेक करो। रेहान ने जाकर मशीन में कोड डाल दिया और 2 मिनट के अंदर वहां पर सबकी आंखें फटी रह गई। 12 करोड़ की कार रेहान ने खड़े खड़े खरीद ली। वंशिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैनेजर की बात करने की टोन एकदम से बदल गई। वह सर करते हुए माफी मांगने लगा। सर जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ, आई एम रियली सॉरी। दरअसल आप समझ सकते हैं कि, रेहान ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, ये सब रहने दो, बस उस कार को क्लीन कराओ।
मैनेजर ने सिर झुकाकर कहा, सर 10 मिनट दीजिए बस, अभी क्लीन हो जाती है। रेहान ने वंशिका की तरफ उंगली करके कहा, ये क्लीन करेगी कार वरना मैं अभी की अभी डील रिजेक्ट कर दूंगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रेहान ऐसा कुछ कहेगा। रेहान उनको सदमे पर सदमे दे रहा था। थोड़ी देर पहले वंशिका जिस रेहान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, रेहान ने अब उसी को कार में से अपना थूक साफ करने के लिए कह दिया था। रेहान की बात सुनकर सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर रेहान की टोन से साफ समझ आ रहा था कि वह सीरियसली यही चाहता है वरना वह सच में डील कैंसिल कर देगा। मैनेजर वंशिका की तरफ देखने लगा। वह समझ गई कि उसे यह करना ही पड़ेगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर कार क्लीन करने चली गई। रेहान ने फिर उस इंटर्न लड़की जूही को देखते हुए मैनेजर को कहा, इस लड़की जूही को यहाँ पर परमानेंट करो और इसे प्रमोशन भी दो। जूही एक छोटे बच्चे की तरह टुकुर टुकुर कभी रेहान कभी मैनेजर को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सबको क्या रहा है। एक अनजान साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा टाइकून निकल आया कि सब अब उसके आगे पीछे घूमकर उसकी हर बात मान रहे हैं। उसे तो लग रहा था कि कोई सपना चल रहा है। पूरे शोरूम में हलचल थी। रेहान को कार डिलीवर करने की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाने लगी। वंशिका कार साफ करके आए और रेहान के पास आकर बोली, मैंने कार क्लीन कर दी है रेहान, और जो भी मुझसे बदतमीजी हुई उसके लिए दिल से सॉरी। उसका ना सिर्फ बात करने का लहजा बदला हुआ था बल्कि वह रेहान के जरूरत से ज्यादा पास आकर बात कर रही थी। फिर उसने रेहान का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत सडक्टिव टोन में कहा, हम अच्छे दोस्त थे, हम आगे और अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तुम कहो तो आज या कल जब भी तुम फ्री हो हम साथ में कहीं डिनर पर चल सकते हैं, और उसके बाद माय प्लेस और योर्स जो भी तुम प्रेफर करो। कहते हुए वंशिका ने बहुत अदा से अपनी शर्ट के बटन पर अंगुली रखी। रेहान उसकी इंटेंशन समझ गया। उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, यू डिस्गस्टिंग क्रीप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ नौकरी से नहीं निकलवा रहा, दूर रहो मुझसे। कहकर रेहान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वंशिका गुस्से में भुना भुना कर रह गई। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद रेहान अपनी बुगाटी लेकर निकल पड़ा दिल्ली की सड़कों पर। वह कार ही ऐसी थी कि जहां से निकल जाती थी लोगों की गर्दनें घूम जाती। रेहान उसके बाद कॉलेज नहीं गया। रेहान गया उस जगह जहां से उसको रोशन के क्लॉथिंग बिजनेस की और डिटेल्स मिल सकती थी। रेहान ने पता कर लिया था कि रोशन अपना क्लॉथिंग ब्रांड उसी फैशन कंपटीशन में लॉन्च करने वाला है जिसमें कियारा भी पार्ट लेना चाहती थी। उस फैशन कंपटीशन का सारा काम जो कंपनी देख रही थी, रेहान ने गाड़ी उसकी तरफ मोड़ ली। रोशन को मिट्टी में मिलाने की पूरी स्ट्रेटजी रेहान तैयार कर चुका था। वहां पर रेहान को कई घंटे लग गए। फैशन कंपनी के साथ मिलकर रेहान ने कुछ जरूरी बातें की और फिर वहां से भी निकल गया। पर रेहान अभी हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी कार निजामुद्दीन दरगाह की तरफ मोड़ दी। निजामुद्दीन दरगाह पर शाम के समय सूफियाना कलाम गाए जाते थे। रेहान कुछ समय अब अकेले शांत बिताना चाहता था। रेहान ने निजामुद्दीन से काफी दूर गाड़ी खड़ी की और वहां से पैदल चलता हुआ निजामुद्दीन आ गया। वहां के सूफियाना माहौल में वह चुपचाप बैठा उस मधुर संगीत में घंटों डूबा रहा। यहाँ उसको रूहानी सुकून महसूस होता था। वह जब भी बहुत परेशान होता तो अक्सर यहाँ आया करता। रेहान के फोन पर 2 बार नील का फोन आ चुका था और 1 बार कियारा का भी, पर रेहान ने किसी का फोन नहीं लिया। रात के 12 बजे बज चुके थे। रेहान उठा और अपनी बुगाटी लेकर अब वापस हॉस्टल की तरफ चल दिया। सर्दी की रातें थी तो हॉस्टल में इस समय बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। ज्यादातर सब सोने जा चुके थे। रेहान ने हॉस्टल की बिल्डिंग के सामने गाड़ी पार्क की और खुद भी सोने चला गया। सुबह एक तेज शोर से उसकी नींद खुली। आंखें मलते हुए उठा तो देखा नील खिड़की पर खड़ा हैरानी से नीचे देख रहा है। रेहान ने पूछा, क्या हो गया नीचे जो इतना शोर मच रहा है? नील ने बिना रेहान की तरफ देखे जवाब दिया, पता नहीं यार कौन नीचे बुगाटी खड़ी करके गया है। क्या शानदार गाड़ी है, तुझे पता है ये गाड़ी करोड़ों की है। कॉलेज कैंपस में बुगाटी देख साले लड़के लोग तो एकदम पगला ही गए हैं। पर ये है किसकी? कौन आया होगा ऐसा? रेहान कुछ जवाब देता इतने में उसके कमरे का दरवाजा खुला और 2 लड़के धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे। एक्साइटमेंट उनसे छुपाए नहीं छुप रही थी। नील और रेहान गहरे दोस्त थे, पर इन दोनों लड़कों से भी याराना बहुत अच्छा था उनका। बहुत सारी जगहों पर यह चारों इकट्ठे ही जाते थे। उनमें से एक बोला, अबे कहाँ सोए पड़े हो, देखो तो नीचे क्या जायंट बीस्ट लाया है कोई। बाप रे, ऐसी गाड़ी तो अपने ने लाइफ में सिर्फ फिल्मों में देखी थी। दूसरा लड़का बोला, यार मेरे को तो गाड़ी को हाथ लगाते हुए भी झुरझुरी आ रही है। मैंने तो खूब सारी फोटो खींच वाली गाड़ी के साथ खड़े होकर, पर फिर इतनी भीड़ आ गई कि पीछे हटना पड़ा। हर कोई गाड़ी पर चढ़ा जा रहा है। उसकी बात सुनकर नील ने पूछा, पर यार कौन है ऐसा जो बुगाटी जैसी गाड़ी कॉलेज कैंपस में लेकर आया है? पहले वाला लड़का बोला, पता नहीं यार किस रईस की औलाद की है। साला एक हमारी ही फटीचर किस्मत है। साला अपने को ऑल्टो नसीब नहीं होती और यहाँ कोई रईस से ज्यादा बुगाटी शो ऑफ करने चला आया है।
मुझे तो अब कसम से ऐसी जलन हो रही है कि ईंट मारकर गाड़ी का शीशा फोड़ दूं। ऐसा कहते ही रेहान एकदम से बोला, अबे साले पागल है क्या, गाड़ी फोड़ने की बात मत कर बे, बड़े अरमानों से खरीदी है कल मैंने, यह मेरी गाड़ी है। सारे उसे हैरानी से देखने लगे। रेहान बुगाटी खरीद लाया, ये बात नील के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। रेहान के ऐसा कहते हैं पहले वाला लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई मतलब कुछ भी, लाखों तक तो तू खर्च कर रहा है आजकल, हम देख रहे हैं। लगता है तेरी कोई तो लॉटरी वॉटरी लगी है शायद, पर यह बुगाटी है ब्रो, करोड़ों की गाड़ी है। बेटा तू हवाबाजी में इतनी मत फेंक। रेहान मुस्कुराया और खिड़की के पास जाकर कार की चाबी से बटन दबा कार को अनलॉक किया। गाड़ी की फ्लैश लाइट जली बुझी तो गाड़ी के आसपास खड़े सब लड़के लड़कियों में हलचल मच गई। ऊपर से रेहान के दोस्तों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। सबके चेहरे ऐसे थे कि जैसे सदमे से मर ही जाएंगे। नील तो सब जानता ही था, पर रेहान के बुगाटी जैसी करोड़ों की कार यूं खरीदने पर हैरान वह भी था। बुगाटी देखकर रेहान के बाकी दोस्तों को भी यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़ा सच है जो अब तक उनसे छुपा है। रेहान का एक दोस्त तो जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और बोला, देख मैं यहाँ तब तक भूखा प्यासा बैठा रहूंगा जब तक तू साले बता नहीं देगा कि तेरे पास ऐसा कौन सा छप्पर फट गया है कि तू न तो उस राहुल से डर रहा है, ना ही वह रोशन तेरा कुछ बिगाड़ पाया, और आज तूने बुगाटी लाकर खड़ी कर दी। उस दिन डीन की भी तूने बैंड बजा दी थी। चल क्या रहा है ये ब्रो, आज तू सच सच बता दे, वरना मैं यही जान दे दूंगा पर उठूंगा नहीं यहाँ से। उसके इस तरह बिहेव करने से सब हंसने लगे। रेहान अपने बेड पर जा पसरता हुआ बहुत कैजुअली बोला, क्या साला तू घड़ी घड़ी नौटंकी करता है, यहाँ ऊपर आकर बैठ मेरे पास। वह लड़का बोला, नो वे ब्रो, मैं तो यहीं पर पड़ा रहूंगा, तू बता पहले कि सच क्या है। रेहान कुछ देर सोचता रहा और फिर उसे लगा कि आखिर वह कब तक छुपाएगा ये सब। उसने उन्हें बता दिया कि वह मित्तल एम्पायर का वारिस है। कुछ फैमिली रूल्स रेगुलेशन थे जिसकी वजह से उसको इस तरह यहाँ रहना पड़ रहा था, पर अब 21 साल का होने पर ऑफिशियल वह सारी जायदाद का मालिक हो गया है। रेहान जब तक अपने बारे में सब बताता रहा कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। रेहान की बात खत्म होने के बाद सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी परी कथा सुनी हो और अभी उसके रियल होने का यकीन न आ रहा हो। अचानक से रेहान का एक दोस्त बहुत तेज उछला और बोला, यानी अब हम तेरे दोस्त हैं तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। रेहान उसकी बात पर हंस दिया तो वह फिर से बोला, हंस मत यार, बता अब तो हम भी ऐश कर सकते हैं ना, पसंद का खाना, पसंद का घूमना, पसंद के कपड़े, हमें भी सब मिलेगा कि नहीं। हालांकि उन दोनों लड़कों ने रेहान का कभी कोई खुलकर साथ नहीं दिया था, पर उन्होंने रेहान को कभी बेइज्जत भी नहीं किया था। दिल के अच्छे थे दोनों। रेहान ने मुस्कुराते हुए बड़ा दिल रख कर कहा, जो तुम चाहोगे सब मिलेगा यारों। रेहान के ये कहते ही वह लड़का चाहक कर बोला, तो भाई सबसे पहले तो आज एक तमन्ना पूरी कर दे तेरे रईस होने की खुशी में। अपने लोगों को आज तू इंडिया गेट वाले शंग्रीला में ब्रेकफास्ट करा दे। सुना है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सारे बड़े स्टार, यहाँ तक कि बाहर की कंट्री के बड़े लोग भी यहीं आकर ठहरते हैं यार। रेहान जोर से हंस दिया, बस इतनी सी बात, चलो चलते हैं। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ चल दिया। बाकी तीनों भी उसके पीछे हो लिए। गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी को लोग इस तरह घेर कर खड़े थे कि इंसान छोड़ो मक्खी भी उनको क्रॉस करके गाड़ी तक नहीं जा सकती थी। रेहान के दोस्तों ने जगह बनाकर आगे जाने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक बॉडी बिल्डर टाइप लड़का जोर से चिल्लाया, अबे अगर तेरे को फोटो चाहिए तो लाइन में खड़ा हो पीछे, हम क्या बेवकूफ़ हैं जो अपनी बारी का वेट कर रहे। उसके इस तरह चिल्लाने पर नील उससे भी तेज चिल्लाया, कार मेरी है बेटा, तुम साले सब शहद पर मंडराती मक्खियों, पीछे हटो। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जो लोग नील को नहीं जानते थे उन्हें लगा कार सचमुच नील की ही है। वह थोड़ा सा दूर हट गए। जो नील को जानते थे वह मजाक उड़ाने लगे, अबे पागल हो गया क्या, दिन में सपने देखने लगा है, तेरी हैसियत एक बाइक की नहीं है, तू बुगाटी लेगा। तभी रेहान ने जेब से चाबी निकालकर नील की तरफ उछाली, जिसे नील ने लपक कर कैच कर लिया और कार को अनलॉक किया। कार की लाइट फ्लैश होने से जो लोग भी अब तक मजाक उड़ा रहे थे सब एकदम से सकपका गए। नील बोला, मेरी गाड़ी हो या रेहान की एक ही बात है, पीछे हटो सबके सब। भीड़ पीछे हट गई। नील ने चाबी वापस रेहान की तरफ उछाल दी। रेहान ड्राइविंग सीट पर बैठा। नील और बाकी दोनों दोस्त भी कार में बैठ गए। कार जब तक कैंपस से बाहर नहीं निकल गई तब तक सारे कॉलेज का ध्यान सिर्फ बुगाटी पर था। कॉलेज से बाहर निकलते ही नील की नज़र सामने बस स्टैंड पर खड़ी कियारा पर पड़ी। वह अपनी सहेली साशा के साथ खड़ी थी। नील ने रेहान की तरफ देखकर कहा, कियारा को भी पूछ लें, अगर वह फ्री होगी और साथ चलना चाहेगी तो उसे भी साथ ले चलते हैं। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे कियारा में इंटरेस्ट है या कियारा के साथ जो लड़की है उसमें। रेहान जानता था कि नील साशा को पसंद करता है।
रेहान के ऐसा बोलते ही नील झेप गया और कार में बैठे बाकी दोनों दोस्त भी हंस दिए। रेहान ने कार कियारा के पास रोक दी। कियारा अपने पास बुगाटी जैसी गाड़ी को रुकते देख चौंक के पीछे हट गई। एक रात पहले के बार वाले इंसिडेंट से वैसे भी वो बहुत डरी हुई थी। उसको लगा पता नहीं गाड़ी में से कौन निकलेगा और शायद जबरदस्ती उसे फिर से उसी नाइट क्लब में जाना पड़ेगा। पर जब गाड़ी का विंडो नीचे हुआ और उसने रेहान को देखा तो उसकी जान में जान आई। कियारा ने हैरानी से पूछा, रेहान ये गाड़ी किसकी है? रेहान ने कहा, मेरी है और किसकी है? कल ही खरीदी है। कियारा के साथ जो लड़की थी साशा। रेहान की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सब जानते थे कि रेहान कैसे आज तक अपना गुजारा करता आया है। किसी के लिए भी यह यकीन करना बहुत मुश्किल था कि रेहान सुपर से भी सुपर रिच है। कियारा अभी कंफ्यूज ही थी कि आखिर कितना कुछ अनजाना है रेहान के बारे में जो उसको हर रोज नए सरप्राइज मिल रहे हैं। कियारा को चुप देखकर रेहान फिर से बोला, कियारा, मैं अपने दोस्तों को शंग्रीला होटल ब्रेकफास्ट के लिए ले जा रहा हूँ। क्या तुम और साशा हमारे साथ चलना चाहोगी? कियारा अभी तक जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि सब जो हो रहा है ये सपना नहीं सच है। रेहान ने फिर से कहा, आओ ना, हमारे साथ चलो, मुझे खुशी होगी तुम दोनों आओगी तो। कियारा से पहले साशा ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों भी चलते हैं। साशा का मन तो 7वें आसमान पर था कि वह बुगाटी जैसी गाड़ी में बैठकर जाएगी और वह भी शंग्रीला में ब्रेकफास्ट करने। वह दोनों भी कार में बैठ गई और अब सब दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए होटल शंग्रीला की तरफ बढ़ गए। उन सब के चेहरे पर खुशी देखकर रेहान भी खुशी महसूस कर रहा था। पैसा बड़ी चीज है ये वह समझ चुका था, पर यारों के बिना हर खुशी फीकी है इसका पूरा एहसास था उसे। चलने से पहले उसने चौहान अंकल को मैसेज डाल दिया था कि वह आधे घंटे में शंग्रीला पहुंच रहा है और वह चाहता है कि उसका और उसके दोस्तों का शानदार वेलकम किया जाए। वह अपने दोस्तों के लिए इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहता था। सब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बुगाटी जैसी गाड़ी में कभी बैठेंगे भी और शंग्रीला में ब्रेकफास्ट करने जैसा दिन उनकी जिंदगी में आएगा। पर अब सब कुछ सच हो रहा था। शंग्रीला के गेट पर जब रेहान ने गाड़ी रोकी तो 10 गार्ड ऑलरेडी गेट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। सब ने एक साथ रेहान को ऐसे सैल्यूट किया जैसे रेहान कोई आर्मी चीफ हो। रेहान ने गाड़ी अंदर पोर्च की तरफ बढ़ा दी। अंदर जब गाड़ी रोकी तो होटल के मैनेजर से लेकर जितने भी हाई डेसिग्नेशन के लोग थे सब उसको वेलकम करने के लिए खड़े थे। पैसेज में दोनों तरफ बहुत सारी लड़कियां रोज पेटल्स और जैस्मीन के फूलों के साथ थी। रेहान और उसके दोस्तों के कार से उतरते ही उन सब ने उन पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। एक शानदार बैंड भी मौजूद था जो वेलकम म्यूजिक बजा रहा था। रेहान के सारे दोस्त बुरी तरह से सरप्राइज थे। अब तो उन सबको ही लग रहा था कि वह किसी फेरी तले का हिस्सा हैं। पर परी कथाएं भी शैतान के बिना कहाँ पूरी होती हैं। रेहान की कार के पीछे पीछे एक स्पेशली मॉडिफाइड लिमिटेड एडिशन फरोरी भी एंटर कर रही थी। कार में बैठी आंखों ने रेहान को पहचान लिया था और अब वह आंखें न होकर आग का दरिया हो रही थी। रेहान के दोस्त ये तो जानते थे कि वो 5 स्टार में ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, पर उनका ऐसा वेलकम होने वाला है इसका उनको कोई आइडिया नहीं था। रेहान उन सबको खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। शंग्रीला के मैनेजिंग हेड खुद रेहान को अंदर रेस्टोरेंट तक लेकर गए और उन्हें डाइन इन का प्रीमियम प्लेस अलॉट किया गया। शंग्रीला के टॉप शेफ खुद खाना सर्व करने आए। सारी शानदार एग्जॉटिक डिशेस टेबल पर लगाई गई। ये सब उन लोगों के लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि अब वह नर्वस फील करने लगे थे। नील ने तो बोल ही दिया, यार यह सब क्या इतना तामझाम कर रहे हैं, हमको तो टेबल मैनर्स भी नहीं आते, क्या खाएं, कैसे खाएं, किधर से शुरू करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कियारा बिल्कुल रेहान के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। उसका नर्वस चेहरा भी रेहान ने नोटिस कर लिया था। टेबल के नीचे से रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा ने रेहान की तरफ देखा तो रेहान ने मुस्कुराकर उसको आंखों से अश्योर किया कि वह कियारा के साथ है। फिर रेहान ने नील से कहा, यार तू टेबल मैनर्स भूल जा, तेरा जो जैसा मन करे तू वो कर, आज का दिन तेरा है मेरे भाई, आज का दिन ही क्या मेरी जिंदगी तेरे नाम है, मेरा सब कुछ तेरा भी है, जो तू साथ ना देता तो मैं इन मुश्किल सालों में जिंदा ही नहीं रह पाता। तेरे पास अपने लिए भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी तू कुछ ना कुछ करके मेरी फीस का भी जुगाड़ करता था। खुद आधा खाता था पर मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया तूने। तेरा एहसान तो जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगा दोस्त। रेहान के ऐसा कहने से नील की आंखें भर आईं। क्या बात कर रहा है रेहान, भाई भी कहता है और एहसान जैसी बात भी करता है। आज के जमाने में कौन किसी को इतना प्यार करता है जैसे तू जान दे रहा यार। पैसे आ जाने के बाद कौन अपने गरीब दोस्तों को पूछता है। पर रेहान तू तो दोस्ती की मिसाल बन गया। ब्रेकफास्ट की टेबल पर बहुत ही इमोशनल सा माहौल हो गया था। एक तरफ कियारा रेहान से बहुत डीपली जुड़ती जा रही थी और रेहान ने भी बहुत अफेक्शन के साथ उसका हाथ पकड़ लिया था। दूसरी तरफ नील और रेहान के बीच का प्यार देखकर सबका मन पिघल रहा था। इन सब के बीच में शंग्रीला होटल के उस रेस्तरां में 2 आंखें बहुत ध्यान से उन सबको देख रही थी।
उस इंसान के हाथ में जो छुरी थी वह प्लेट पर रखे खाने पर ऐसे चल रही थी जैसे सामने प्लेट में खाना नहीं, रेहान की गर्दन हो। गहरी नफरत और गुस्सा उन आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, पर रेहान और उसके दोस्त इस सबसे बिल्कुल अनजान थे कि इस समय कोई वहां पर ऐसा भी है जो उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। ब्रेकफास्ट टेबल पर रेहान के दोस्त अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स जी रहे थे। तभी रेहान के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, यहाँ का रेस्तरां इतना शानदार है तो यहाँ के कमरे कैसे होंगे ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने एकदम से कहा, हाँ तो फिर आज इसी होटल में रुक जाते हैं, वैसे भी हमारी आज की क्लासेस तो मिस हो ही चुकी हैं। रेहान के प्रपोजल पर सारे एकदम हैरान हुए और फिर अगले ही पल सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखने लगी। साशा ने छोटे बच्चे की तरह चाहते हुए पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पर रुक सके। रेहान ने कहा, अरे बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर 3 प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता हूँ। रेहान के ये कहते ही वह सब अवाक रह गए। इस बार नील ने कहा, प्रेसिडेंशियल स्वीट, क्या कर रहा है यार, पहले ही तू बहुत कुछ कर चुका है हम सब के लिए, बस कर अब। रेहान ने बहुत दिल से कहा, आज मत रोक यार, मैं पहली बार अपने दोस्तों को बाहर लाया हूँ, तेरी नहीं मेरी खुशी है इसमें, जो कर रहा हूँ करने दे बस। रेहान के बाकी दोस्तों और साशा का मन तो खुशी से आसमान तक उछलने लगा था। सिर्फ कियारा और नील ही थे जो शांत बैठे ये सोच रहे थे कि रेहान उन सब के लिए कितना कुछ किए जा रहा है। रेहान ने नजर घुमा के देखा तो शंग्रीला के टॉप मैनेजमेंट स्टाफ के सारे लोग वहीं पर थे। रेहान के बस एक इशारे का इंतजार करते कि रेहान कुछ मुंह से निकाले और वह उसे पूरा कर दें। रेहान ने उन्हें प्रेसिडेंशियल सूट के लिए बोला तो उन्होंने कहा, सर जब तक आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे तब तक हम आपके रूम एकदम रेडी कर देंगे। मैनेजिंग हेड ने वहां खड़े लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी ताकि रेहान और उसके दोस्तों के रूम में पहुंचने से पहले ही रूम्स को शानदार तरीके से डेकोरेट किया जा सके। मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देते सुनकर रेहान के सब दोस्तों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। सबने अपना ब्रेकफास्ट अब जल्दी जल्दी खत्म किया। वैसे भी टेबल पर इतनी सारी डिशेज लगा दी गई थी कि सारा दिन भी खाते तब भी सबको टेस्ट तक नहीं कर पाते। रेस्तरां से उठकर वह शंग्रीला के 24वें फ्लोर पर पहुंचे, जहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट बने हुए थे। प्रेसिडेंशियल स्वीट देखकर सब के सब हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि रेहान भी। उसके लिए भी इतने आलीशान कमरे में आने का ये पहला एक्सपीरियंस था। वह प्रेसिडेंट। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। स्वीट बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। सीटिंग एरिया अलग, थिएटर रूम अलग, शानदार लग्जरियस बेडरूम्स अलग, कमरों जितने बड़े बड़े बाथरूम, जकूजी टब के साथ, डाइनिंग एरिया एकदम क्लासिक एस्थेटिक सेंस लिए हुए, और आइसिंग ऑन द केक ये था कि सारे प्रेसिडेंशियल सूट्स में इतनी बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थी कि इंडिया गेट का पूरा नजारा दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कनॉट प्लेस के गोल सर्कल्स भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ वहां से देखे जा सकते थे। सब के सब उन खूबसूरत नजारों में ऑस्ट्रक थे। साशा एक्साइटमेंट के साथ कियारा को दिखा रही थी, कियारा देख देख, यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी दिख रहा है, देख वो इंडिया गेट का ग्रीन एरिया भी यहाँ से नजर आ रहा है, और कनॉट प्लेस का इनर सर्कल देख रही है। ऐसे जाने कितनी ही बातें वह एक्साइटमेंट के साथ नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। यही हाल रेहान के बाकी दोस्तों का भी था। सब चुलबुले बच्चों की तरह खिड़कियों पर खड़े होकर अलग अलग बिल्डिंग्स को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मैनेजर ने सारे कमरे खूबसूरत फूलों से सजवाए थे, यहाँ तक कि जकूजी टब में पानी के साथ गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी। रेहान आराम से महाराजा चेयर पर बैठा उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। रेहान को कोई आइडिया नहीं था कि इस रूम में ये किंग साइज थ्रोन टाइप चेयर पहले से थी या रेहान के लिए स्पेशल रखवाई गई है, पर रेहान को उस पर बैठकर वाकई किंग जैसी फीलिंग आ रही थी। इतने में ही कमरे में रखा फोन रिंग हुआ। फोन रेहान की साइड टेबल पर ही रखा था। रेहान ने फोन उठाया तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने रेहान को बहुत पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे होटल की बाकी सर्विसेज को भी एंजॉय करें। आप चाहें तो हम स्विमिंग पूल पर आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है इसलिए हम स्विमिंग पूल में आप लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पूल के पानी का टेम्परेचर सेट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंडोर गेम्स, शॉपिंग अरेना, स्पा, जिम, जो भी सर्विसेज आप चाहें, हमें आपको सर्व करने में बहुत खुशी होगी। रेहान चाहता था कि उसके दोस्त आज उसके साथ होते हुए दुनिया का हर एंजॉयमेंट ले। फोन रखने के बाद रेहान ने अपने दोस्तों को कहा कि आओ यहाँ से अब स्विमिंग पूल चलते हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट वहीं पर मैनेजर ने कर रखा है। फिर रेहान ने साशा और कियारा को कहा, तुम दोनों चाहे तो पहले स्पा जा सकती हैं और वहीं से फिर स्विमिंग पूल पर आ जाना। पर उन दोनों ने भी साथ ही पूल पर चलना चाहा। पूल एक्सक्लूसिवली उनके लिए रिजर्व था। बाकी सबको वहां से हटा दिया गया ताकि रेहान और उसके दोस्त खुलकर मस्ती कर सकें। सब अपनी कॉस्ट्यूम्स पसंद करके पूल में उतर गए। नील साशा के साथ काफी खुश दिख रहा था। रेहान पूल में नहीं गया, वहां रखी सिनबाद चेयर पर आधा लेटा उन सबको देखता रहा।
कियारा भी कॉस्ट्यूम के ऊपर सरौंद डालकर वही उसके पास आकर बैठ गई। रेहान उसको कुछ देर देखता रहा, फिर एकदम बोल उठा, कियारा तुमको पता है तुम्हारा फिगर बिल्कुल मॉडल्स जैसा है, परफेक्ट। रेहान के अचानक इस तरह कहने से कियारा के गाल हया से लाल हो गए। उसने आंखें झुका ली। उसके शर्माने से रेहान को एहसास हुआ कि वह इमोशंस में बहकर क्या ही बोल गया है। उसने फौरन बात बदल दी। अच्छा कियारा, तुम उस दिन कैंटीन में भी कह रही थी ना कि तुम एक हाई प्रोफाइल फैशन कंपटीशन में भाग लेना चाहती हो। मैं तुमसे डिटेल्स पूछना भूल गया। एक बात बताओ, तुम उस इवेंट में एज अ मॉडल पार्टिसिपेट कर रही हो या एज अ डिजाइनर कम्पीट कर रही हो? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोथ। रेहान के दिमाग में कुछ चल जरूर रहा था, अब वह अपने वर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल था। उसने कियारा से पूछा, कियारा तुम ऑफेंडेड फील मत करना, पर दरअसल मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। तुम बेहद खूबसूरत हो, तो एज अ मॉडल पार्टिसिपेट करना तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। कोई भी टॉप डिजाइनर तुम्हारे थ्रू अपने कपड़ों को शोकेस करना पसंद करेगा, पर एज अ डिजाइनर इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये लाखों की इन्वेस्टमेंट मांगता है। हालांकि मुझे पता नहीं कि मेरे पास ये पूछने का राइट है भी कि नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। क्या इसी फैशन कंपटीशन के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए तुमने बार में उस नौकरी की हाँ की थी? क्योंकि इस इवेंट में अपने कपड़ों को एग्जिबिट करने के लिए सारी टॉप क्लास मॉडल हाई की जाती हैं। कपड़ों का मेक, मटेरियल, कॉस्टिंग सब आसमान छूता हुआ होता है। और एक घड़ी सोचा जाए कि यह सब अरेंज हो भी जाएगा, तब भी उस फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने की फीस ही बहुत ही ज्यादा है। तो आखिर तुम ये सब मैनेज कर कैसे रही हो? रेहान के एक साथ इतने सारे सवाल करने से कियारा कुछ पल को बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलकने लगी। रेहान ने उसको उदास देखकर कहा, सॉरी कियारा, मेरा तुम्हें उदास करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें यहाँ पर खुशी देने लाया था, और देखो ना फालतू के सवाल करके तुम्हें परेशान कर दिया। छोड़ो, भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा। रेहान के ऐसा कहते ही कियारा एकदम से बोली, नहीं नहीं रेहान, सॉरी वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि अपनी कहानी कहाँ से सुनानी शुरू करूँ, इतना कुछ भरा हुआ है मेरे अंदर। मैं तुम्हें उस रात भी यही बात बताना चाहती थी, पर तुमने मुझे जल्दबाजी में हॉस्टल वापस भेज दिया। रेहान बोला, कियारा वह जगह सेफ नहीं थी। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां से भेज देना चाहता था, इससे पहले कि वहां कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। रेहानी बात सुनकर कियारा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने ठीक समझा रेहान, मेरे उस बार में होने की सबसे बड़ी वजह यही है। आज से 30 साल पहले मेरी मम्मी मिस इंडिया सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद से मेरी मम्मी के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह न सिर्फ एक फैशन आइकॉन बन गई, बल्कि हर लीडिंग ब्रांड उनको साइन करना चाहता था। वह जो पहन लेती यंग लड़कियों में वही क्रेज हो जाता। मेरी मम्मी का फैशन सेंस कमाल का था। वह शुरू से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। बड़े ब्रांड्स की मॉडलिंग करके उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, उस सब से उन्होंने अपनी एक क्लॉथिंग लाइन लॉन्च की, जो कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि सभी लीडिंग ब्रांड्स का बिजनेस उससे बुरी तरह इफेक्ट हुआ। बिजनेस माफिया भी अपने आप में बहुत ही डेंजरस है। उनकी कंपीटिटर्स कंपनी ने उनके अगेंस्ट में बहुत सारी साजिशें की। क्या कैसे हुआ वह सब डिटेल तुम्हें क्या बताऊं, पर वह सब इतना घिनौना था कि ना सिर्फ मम्मी का पूरा बिजनेस खत्म हो गया, पर मम्मी की रेपुटेशन की भी बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी गई। यहाँ तक कि उन्हें कैरेक्टर लेस साबित कर दिया गया। इस सब का मम्मी के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि पहले उनकी मेमोरी पर असर आया। उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा वायलेंट बिहेव करने लगी, चीजें तोड़ने लगी, कभी जोर जोर से हंसती, कभी पागलों की तरह रोते हुए सिर फोड़ती। उनकी हालत इतनी बिगड़ती चली गई कि घर वालों को न चाहते हुए भी उनको मेंटल एसाइलम में डालना पड़ा। पर यह भी ईश्वर का कोई खेल ही है कि जहां मम्मी सबको भूल चुकी हैं, उनको मैं अच्छे से याद हूं कि मैं उनकी बेटी हूं। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं। जब जब वह डॉक्टर्स की बात नहीं मानती तब मुझे फोन किया जाता है और मैं जाकर उनको ट्रीटमेंट के लिए तैयार करती हूँ। एक तो अस्पताल का खर्चा भी आसमान छूने लगा है। जब तक पापा जिंदा थे तब तक चीजें फिर भी संभल रही थी। उनकी डेथ के बाद ये सब कुछ मुझे ही देखना है। मैं डॉक्टर से उनके केस पर डिटेल डिस्कशन कर चुकी हूँ कि हम ऐसा क्या करें जो मम्मी की हालत में सुधार आए। डॉक्टर का कहना है दवाइयाँ तो अपना काम कर ही रही है, पर मम्मी के अंदर कोई घुटन है, ऐसी गहरी घुटन जो सहन नहीं हो पाए। अगर उस घुटन को निकाल दिया जाए तो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मम्मी के लिए क्लॉथिंग फैशन लाइन बहुत मायने रखती थी। मैं इसलिए किसी भी हाल में उनके क्लॉथिंग ब्रांड को दोबारा खड़ा करना चाहती हूँ। शायद मम्मी ठीक हो ही जाएं। अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताकर कियारा एकदम नम बैठ गई। रेहान ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और बहुत अफेक्शन के साथ बोला, तो दिक्कत क्या है कियारा, हम इस क्लोथिंग लाइन को दोबारा खड़ा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यह फैशन कंपटीशन तुम ही जीतोगी। उस दिन जब तुम इंस्टा लाइव
पर गाना गा रही थी तो मैंने नोटिस किया था तुम्हारे हजारों फॉलोअर्स में से अनगिनत लड़कियां तुम्हारी ड्रेस के ऊपर कमेंट कर रही थीं। तुमने उस दिन बहुत यूनिक कोई एंशिएंट स्टाइल का ड्रेस पहना हुआ था जिसका एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक डिजाइन सब कुछ बहुत एक्सक्लूसिव था। रेहान के इंस्टा लाइव का जिक्र करते ही कियारा बहुत बुरी तरह हैरान हो गई। उस दिन लाइव के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कियारा बहुत दिन डिस्टर्ब रही। उसने तब पता लगाने की कोशिश भी की थी कि आखिर उस अननोन अकाउंट के पीछे कौन ये सब कर रहा है, पर वह कुछ पता नहीं लगा पाई थी। आज रेहान के उस इंस्टा लाइव का जिक्र करते ही वह बुरी तरह चौंक गई। तो क्या रेहान उस समय वह लाइव देख रहा था और वह जो सब कुछ हो रहा था क्या उसके पीछे रेहान था? इधर कियारा परेशान थी, उधर होटल के 19वें फ्लोर की खिड़की से कोई दूरबीन लगाए उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था। रेहान के इंस्टा लाइव का जिक्र करते ही कियारा एकदम हैरान रह गई। उसने रेहान से फौरन पूछा, इंस्टा लाइव में तुम